तो फेरिंग्स और लैरिंग्स की बात की थी, लैरिंग्स की बात अभी हमने नहीं की। लैरिंग्स पता क्या होता है? वो होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का मतलब ये, कल मैंने आपको कहा था कि आप जब तक गले में से, वॉइस बॉक्स में से हवा पास नहीं ना करोगे, तब तक साउंड जो है वो नहीं आएगा। तो बात हो रही थी साउंड की। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हवा पास करनी पड़ेगी। अगर खाना खाते हुए आप बातें कर रहे हो तो ना चाहते हुए भी ट्रकिया का एपिग्लोटिस हिलेगा, नोज का यूवुला हिलेगा और हवा पास होगी और ना चाहते हुए भी ट्रकिया के अंदर फूड के पार्टिकल्स गिर जाएंगे। ठीक है जी। इसीलिए ये मैं क्या बता रही हूं, द रोल ऑफ एपिग्लोटिस एंड द रोल ऑफ यूवुला ड्यूरिंग डिग्लूटिशन। हाँ, समझ आ गई। और चबाने को क्या कहा था? मैस्टिकेशन। अब ये वर्ड्स आप लोगों को आते हैं तो लग रहा है पता कि आप लोग रिवाइज करके आए। अगर नहीं भी रिवाइज करके आए तो आपको याद है तो भाई हैट्स ऑफ है, बड़ी अच्छी बात है। बस ऐसा ही हर एक लेक्चर को बड़े ध्यान से अटेंटिवली आपने सुनना है, रिवीजन का टेंशन ही नहीं होगा आपको। ठीक है जी। बस ध्यान से यही सुनते जाओ, घर जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है साइंस। यहां जितना सुन लिया लर्न हो जाना है यहीं पे। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च और माल्टोज वाला चीज आप लोगों को अब क्लियर हो गया है। इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होती। अब हम चलते हैं स्टमक की तरफ। ठीक है जी, स्टमक की तरफ चलते हैं। अब स्टमक में जो डाइजेशन है वो कैसी होती है? ये देखो, आपका जे शेप्ड ऑर्गन होता है स्टमक। एक्सटेंसिबल बोलते हैं इसे। एक्सटेंसिबल मींस कि आप इसको भर सकते हो, इसमें स्ट्रेचेबिलिटी है, इसमें इस तरह के इसके मस्कुलर वॉल्स होते हैं जो खींच कर इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते जब आप ज्यादा खा लेते हो। ठीक है जी। आपने देखा होगा जब आपके पेट में सिर्फ हवा घूम रही है तो हवा की आवाज भी आपको आती है, उससे पता चला आपको भूख लग रही है। आपके स्टमक के जो वॉल्स है, टोटल 4 वॉल्स इसमें, आपके सिलेबस में चारों नहीं है। ठीक है जी ना। ये देखो, अब मैं इतना ज्यादा साइंस में आपको, डॉक्टरी का पेपर तो देना नहीं है आपने, नहीं तो इसकी भी सारे लेयर्स हम बताते हैं। फिलहाल आपने याद रखना है कि जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसको हम लोग, हाँ जी प्लीज, जिसको सबसे अंदर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं म्यूकोजा। ये वाला जानना सबके लिए जरूरी है। क्यों म्यूकोजा ही क्यों? वेरी गुड। आप मेरा काम क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी पेमेंट शेयर नहीं करनी आपसे। अच्छा बिल्कुल करेक्ट बोला बच्चे ने कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। केमिस्ट्री थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, 2 किस्म के एसिड होते हैं। 9th-10th में पढ़ा हुआ है आपने, नहीं भी पढ़ा, याद नहीं होगा, छोड़ो। 2 किस्म के एसिड होते हैं। एक होता है डाइल्यूट, उसमें पानी घुला हुआ होता है, और एक होता है कंसंट्रेटेड। घर में जो रूह अफ़ज़ा, आपके घर में जो रूह अफ़ज़ा की बॉटल पड़ी हुई है वो कंसंट्रेटेड है, उसको ऐसे ही थोड़ी मुंह लगा के पी लेते हो आप। उसको क्या करते हो पहले? डाइल्यूट। इसका मतलब वो किस फॉर्म में पड़ा आपके घर में? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। इसी तरह से कई लोग बहुत सारा नींबू पानी भी पहले से उसका चाशनी वाशनी बना के रख लेते हैं। ये जो रेडी वाले ये भी ऐसे ही करते हैं कि फटाफट मीठा डाल दिया, वो उसी टाइम थोड़ी चीनी घोलने बैठे होते हैं आपके सामने। तो वो जो फटाफट उन्होंने कंसंट्रेट बनाया, कंसंट्रेट मींस नो वाटर, डाइल्यूट मींस विद वाटर विद वाटर विद वाटर। तो आपके पेट में जो एसिड है वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है। और कौन से वाला एसिड है आपकी बॉडी में? आपके बॉडी में पेट के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है। H कैपिटल, L किसी ने कैपिटल नहीं करना। क्लोरीन, डबल सिंबल्स जितने भी आते हैं, क्लोरीन का सिंबल है ये। डबल सिंबल्स में सेकंड अल्फाबेट हमेशा छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। ब्रोमीन लिखना है तो R छोटा, क्लोरीन लिखना है तो L छोटा, हीलियम लिखना है तो E छोटा, इस तरह से। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डाइल्यूट फॉर्म में, पानीदार फॉर्म में कंसंट्रेटेड होगा तो पेट हमारा जल जाएगा, फट जाएगा, हम जिंदा नहीं रह सकते। अदरवाइज ये बाहर से डाइल्यूट एसिड कोई हमारे स्किन पे गिरा दे तो स्किन फट जाएगी, नीचे से हड्डी नजर आ जाएगी। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक एसिड पेट में होने के बावजूद पेट इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि इसके अंदर म्यूकोजा नाम की लेयर है, और ये म्यूकोजा म्यूकस से बनता है, और म्यूकस स्लाइम को कहते हैं। बलगम को भी कहते हैं, जो कई बार गले में नहीं आ जाता खांसी के बाद, बलगम। बलगम को हम, वैसे ये रेस्पिरेशन में ये वर्ड आएगा, इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं, हमारे साइंस में फ्लेम कहते हैं बलगम को, जो खांसी करने पर आ जाता है गले में। वो म्यूकोजल है, स्लाइमी है। ऐसा ही स्लाइमी स्लाइमी म्यूकोजा आप लोगों के स्टमक के अंदर के लेयर में है, इसीलिए वॉमिट आने पर ये म्यूकोजा भी निकलता है। वो बिल्कुल जो म्यूकोजल क्या बोलते हैं ना, स्टफ बाहर आता है, वो एक्चुअली म्यूकोजा ही है। अगर पेट का म्यूकोजा गैस्ट्रिक म्यूकोजा, तो कहां का म्यूकोजा याद है? गैस्ट्रिक। कार्डियक मींस ऑप्टिक, नेजल, हेपेटिक, पल्मोनरी, लंग्स। ठीक है। गैस्ट्रिक स्टमक, ऑडिटरी ईयर्स, डर्मल। आपका नाम तान्या है ना? इसका मतलब अभी मैं पूरी तरह से बुजुर्ग नहीं हुई हूं, मुझे तुम्हारा नाम याद है 4 महीने बाद भी। अच्छा, तो क्लियर है ये सभी को? तो
जितने भी ये बायोलॉजिकल वर्ड्स आते हैं ये आपके क्वेश्चन पेपर में उस तरह बन के आते हैं, द हिपैटिक नर्व, ये ऐसा कुछ, तो आप क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आएगा तो मैं आंसर दूं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैंने क्लास में इस तरह के साइंटिफिक वर्ड्स इसीलिए यूज किए। जितने भी शब्द ओज से खत्म होते हैं, कल क्या बताया था मैंने, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जितने भी शब्द एज से खत्म होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। सेलिवरी अमाइलेज सलाइवा का एंजाइम है जिसका काम है स्टार्च को फटाफट माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि मुंह में टोटल 100% स्टार्च डिजेस्ट, 30%, बाकी 70% पेट संभाल लेगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही बच्चे न्यू बैठे हैं, जरा एक बार वो, एक तो ये मैरून कलर का बच्चा और दूसरा, सारे कल वाले हैं ये? अच्छा, आप आज बैठे हो, आज आए हो, ठीक है ठीक है, और बाकी हमारे पुराने वाले हैं ना, ठीक। अच्छा, अब अटेंटिव रहना। म्यूकोजा का रोल समझ में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकोजा? आपको पेपर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ म्यूकोजा ऐसे भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी कैसे बच्चों की तरह सीधे सीधे पूछते हैं, वो घुमा के भी पूछ लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूट HCl डज नॉट परफॉर्म corrosive एक्शन इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जिनको जल्दीबाजी लगी होती है ना टिक लगाने की, सुन लो, कंसंट्रेटेड HCl लिखा हुआ होगा तो वो रॉन्ग है, डाइल्यूट एसिड है। कंसंट्रेटेड खतरनाक होता है, खतरनाक डाइल्यूट भी होता है, लेकिन म्यूकोजा आपको बचा के रखता है। ऐसा क्या है HCl का? HCl में ऐसी कौन सी चीज है, इसके कौन से 3 बड़े फंक्शंस हैं? ठीक है, इस पर जरा गौर करना। HCl के 3 बड़े फंक्शंस। पहला फंक्शन है कि खाने में सलाइवा के एक्शन को खत्म करो, स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा। ठीक है, आज नहीं आप पढ़ के सुना रहे। दूसरा बताओ, किल्स बैक्टीरिया, वेरी गुड, आज तो याद करके आइए बच्ची, वेरी गुड जी, किल्स बैक्टीरिया। अब पहली बात तो जो पहला फंक्शन आपने लिखा है स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा, इसका क्या मतलब है? आपके खाने में सलाइवा मिक्स होकर पेट तक पहुंचा है तो स्टमक का काम है रोक देना है उन्होंने, सलाइवा के फंक्शन, बस करो हमारा काम स्टार्ट हो गया, बस करो तुम्हारा, तो वो स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा हो जाता है। और पेट में जैसे ही खाना पहुंचा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना दबदबा बना लेता है। अब मैं करूंगा जो करूंगा, फूड में, माउथ में फूड को क्या बोला था? बोलस। अब कहां पहुंच गया? स्टमक में। अब नाम चेंज हो गया, खाने का नाम चेंज हो गया, काइम बन गया। काइम, खाने का नाम चेंज होता जा रहा है जगह जगह। पेट के अंदर खाने को काइम बोलते हैं और मुंह के अंदर खाने को बोलस बोलते हैं। समझ आ गई सभी को? यहां तक कुछ पूछना है किसी ने? ऑनलाइन वाले खुश हैं? कुछ पूछना है? हाँ ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा फंक्शन, अब किल्स बैक्टीरिया भी सुन लो। किल्स बैक्टीरिया का मतलब है कि आप लोगों ने जो खाना खाया है उसमें बैक्टीरिया नहीं है, इस बात की कोई गारंटी। अभी आप लोग ब्रेकफास्ट करके आए होंगे, जो कुछ भी आप खा के आए वो साफ था? हाँ जी मैम, घर का बना था या कहीं से आपने मंगवाया था, बड़ा साफ था, ठीक है ना। जहां वो बना वो साफ था, सब कुछ साफ था, आपका हाथ साफ था नहीं? साफ ही था, ठीक है ना। प्लेट साफ ही होगा। हजारों बैक्टीरिया हवा के थ्रू आपके मुंह के अंदर खाने के टाइम पे एंटर कर जाते हैं। कई बारी खाना साफ नहीं था, कई बारी हाथ साफ नहीं थे, कई बार का मुंह साफ नहीं था, कभी प्लेट साफ नहीं थी, ठीक है ना। कई बारी वो गोलगप्पे वाले के नेल एक्सटेंशंस कराए बेचारे ने, वो भी साफ नहीं था। तो आप देखो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया एंटर करता है, ये तो भूल जाओ। कई बारी खाना ठीक से पका ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो कहीं से तो बैक्टीरिया घुसा ही होगा, और कहीं बहुत ज्यादा बहुत हाइजीनिक चल रहे हो आप तो हवा का बैक्टीरिया भी आपके मुंह के अंदर एंट्री कर लेता है। क्या पता आपके दांत साफ ना हो, क्या पता आपकी बॉडी साफ ना हो, क्या पता आपका फेरिंग्स क्लीन नहीं था, तो कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। अब खाने को डिजेस्ट करने की कसम खा रखी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, बैक्टीरिया को नहीं, तो पहले बैक्टीरिया को मारो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं सिविल सर्विसेज के बच्चे, जब वो ये बोलते हैं कि मैम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है तो वो बैक्टीरिया जिसका दूध से दही बन जाता है, यूजफुल बैक्टीरिया भी तो पेट में मौजूद है, क्या वो भी मर जाता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं जो यूजफुल है और ये मरने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बस में ही नहीं होते कि इनको किल कर दिया जाए, क्योंकि ये दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग। लैक्टोबैसिलस आपके बॉडी में मौजूद एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका काम है कि ये दूध से दही बना देता है।
अब दूध से दही का मतलब है कि दूध को फाड़ देता है। आपने कभी छोटे बच्चे को उठाया होगा जिसने अभी अभी दूध पिया और अभी तक उसने बेल्च भी नहीं किया या उसने अभी तक डकार भी नहीं लिया और आपने सोचा अरे दूध निकाल दिया, दूध आपने देखा होगा जो दूध उसने निकाला है वो फटा हुआ है। इसका रीजन ये है, अब आप बोलोगे हाँ जी मैम तो छोटे बच्चे के पेट में HCl था। रॉन्ग। छोटे बच्चे जिसके दांत नहीं ना निकले होते इनके पेट में HCl नहीं होता, इनके बॉडी में HCl का काम करता है रेनिन। ये सिर्फ उन बच्चों के पेट में होता है जो इन्फेंट्स होते हैं, जो दूध पी रहे हैं, जिनको अभी तक आपने साइडवेज डाइट पे नहीं डाला। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? किसी को मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रही हूं जो आज ही बैठे हैं? ऑल गुड। बेटा आपका क्या नाम है? अगम। कहां से हो? ठीक है, तो आई होप मैंने स्पीड भी अपनी थोड़ा सा ओके रखी हुई है ताकि जैसे जैसे आपकी मेरे साथ कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी फिर हम रेस देंगे। अभी पहले दूसरे गियर पे ही चलेगी गाड़ी, तो अटेंटिव रहना बहुत ज्यादा। रेनिन, अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने रेनिन बता इन इन्फेंट्स। ठीक है, ये सिर्फ बच्चों में, हम में ये खत्म हो चुका है। जैसे जैसे बड़े हुए और आपको मम्मी ने खिचड़ी पे, दाल पे, सेरेलैक पे या और दूसरी चीजों पे, बनाना, फ्रूट्स, इस पे डालते चले गए तो धीरे 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 रेनिन का काम टेक ओवर कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप में से कोई भी बच्चा इस बात का आंसर देता है कि ऐसा क्यों है? छोटे बच्चे के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं है? इसका आंसर कोई भी दे देगा, लड़के भी दे सकते हैं। ये नहीं कि हमें थोड़ी बच्चे होते हैं हमें क्या पता, ऐसे नहीं है। आप मुझे बताओ, कोई भी दे सकता है इसका आंसर। एनीबॉडी? कौन बोल रहा है? एक तो मुझे शक्ल दिखाओ, कौन बोल रहा है? हाँ जी, क्या होगा बोला ना आपने, मतलब तुक्का मार रहे हो। ये बच्चा करेक्ट बोल रहा है। ये कह रहा है कि छोटे बच्चे के पेट के अंदर की लाइनिंग की तरफ म्यूकोसा नहीं होता होगा, इसीलिए रेनिन है। हो सकता है करेक्ट बोल रहा है। कोई सहमत है? आप नहीं हो? आप बताओ फिर पाजी। अच्छा अच्छा जी, तो फिर क्या रीजन है कि रेनिन अलग से क्यों है? तुक्का मार लो, इतना इजी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोटे बच्चे में उसके नाजुक वॉल्स को करोड़ कर सकता है। जो पैदा हुआ बच्चा देखा कितना छोटा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी बॉडी में इतनी जल्दी नहीं आता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है 6-8 महीने का, तो वैसे वैसे उसकी जो लाइनिंग है स्टमक की, म्यूकोजा होता है, ये करेक्ट है, वेल ट्राइड, म्यूकोजा होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बर्दाश्त करने लायक म्यूकोजा नहीं होता। ठीक है, वो कोरोसिव है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड कोरोसिव होता है। देखो ये जो बोर्ड पे मैंने एसिड लिखा है ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है। केमिस्ट्री में अभी मत लिखना इसके बारे में, इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगी। इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिन्हें आप खा नहीं सकते, और ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिन्हें आप खा सकते हो। जैसे आपके घर में पड़ी हुई बोतल विनेगर की, एसिटिक एसिड है। नींबू जो आप खाते हो उसमें सिट्रिक एसिड है। इमली जो आप खाते हो उसमें टार्टेरिक एसिड है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और जो दूध आप पीते हो उसमें लैक्टिक एसिड जो दही बना देता है। तो मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स हम खा सकते हैं। ये अकेला ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड है जो पेट में मौजूद है और डेंजरस है। इसीलिए आपने ये नोट किया होगा, आप वॉमिटिंग करने के बाद ना कई बार गले में बड़ी खराश आती है। वो क्यों आया? क्योंकि वो एसिड गले में आ गया और वॉमिट किया तो गले में बहुत खराश। आपको कभी चीनी खानी है, टॉफी, गुड़, कुछ मीठा, क्योंकि वो ठीक हो सके। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल आया मुंह से बाहर। अब ये क्यों निकला, यहां पर आ जाओ। ऐसे इसका तीसरा फंक्शन भी बता दूं। Stops the action of saliva, kills bacteria, provides acidic medium for food, provides acidic medium, acidic medium। ठीक है, आपका क्या नाम है? यशिका, जिसको मैं रशिया बोलती थी, है ना? अच्छा, बेचारी ने पहली बार अपना नाम बताया तो मुझे रशिया ही सुना। अच्छा, तो यशिका जी आपको ये याद है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम? ये पता है एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है? ये आपके तजुर्बे पे बताती हूँ। आपने जब बहुत ठूस कर खाना खाया है बुरी तरह से, ये बता फटेगी तो नहीं फट गई, अब समझ लो। तो जब इस हालत में अगर आपने खाना खाया है तो आपने देखा होगा कि बहुत खाकर आप घर पहुंचे हो किसी शादी या फंक्शन से, तो आप ना आपकी मम्मी कहते थोड़ा तुरो फिरो, किसने कहा था इतना खाने के लिए, चल वो फिरो थोड़ा सा चल लेता हूँ, बहुत पेट का हाल बुरा हो गया। इसका रीजन ये है कि देखो पेट में ना फूड ने चर्न होना होता है, ऐसे 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 ऐसे, उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दो। नहीं जी, ये तो फेफड़ों तक खाना खा के आते हैं, थोड़ा जगह छोड़ो, जगह छोड़ो थोड़ा, इतना भरना नहीं होता है उसको। यहाँ सभी बच्चे सारे ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे, सबको पता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो।
बीच में मत पियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता है यार मैं ऑलरेडी डाइल्यूट हूं, कितना पानी पी रहा है, मैं खाना कैसे हजम करूंगा। यही रीजन है कि जो बीच में ज्यादा पानी पीते हैं इनको ठीक से पॉटी नहीं आती, मतलब कि खाना ठीक से डिजेस्ट ही नहीं हो रहा है, सिर्फ पेट भरा, नींद आ गई, पेट भरा, नींद आ गई, बॉडी में कुछ नहीं लग रहा है, आपके बॉडी में कुछ नहीं लग रहा है। थोड़ा सा रुको, उसको एसिड को काम तो करने दो, पानी पीते जा रहे हो आप साथ साथ। समझ आई? तो अगर ये जो चर्निंग एक्शन है, जब एसिड अपना, अब आपने क्या पत्थर खा रखे होते हैं, देखो कितना कुछ खाते हो आप। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो अब बच्चे, जो ये वाली जनरेशन है, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके दादाजी के दादाजी मे बी पापा, मे बी, क्योंकि आपके पापा तो फिर मेरी एज के ही हो गए, तो हम भी थोड़े से थे नोटी, उल्टा पुल्टा भी कुछ खाते थे, बट इतना बुरा हाल नहीं था, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि मोमोज क्या होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं था, ये सब वही आइसक्रीम, ये वो सैंडविच का, कपकेक्स, ये सब स्नैक्स में आ जाते थे। नूडल्स इतने कॉमन नहीं थे, नूडल्स घर में ही बनेगा, वो भी मैगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 12 साल की हो गई तब मैगी लॉन्च हुआ था, कि मैगी नाम की कोई चीज मार्केट में आ गई, और आप देख लो पहाड़ों पे आप ढूंढते ही मैगी हो। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, मैगी इज ऑल मैदा, आप लोग वो सब खाते हो, आपकी बॉडी को दिक्कत आती है। मोमोज आप खाते हो, वो भी कच्चा मैदा, बॉडी को दिक्कत आती है। कभी कभी आप लोग कच्चा खाना भी खा लेते हो, जैसे कि रॉ फूड, जैसे कि आलू है ठीक से पके नहीं, चावल है ठीक से पके नहीं। आपकी जो बॉडी है ना, नेचर ने ऐसी बना रखी है कि आप कुछ भी खाओ, कच्चा मांस फाड़ के खा जाओ, तो भी बॉडी जो है उसे डिजेस्ट कर लेगी, खाओ आप, ठीक है। मैं खाने को नहीं कह रही हूं, मैं बता रही हूं कि बॉडी ऐसे बनी हुई, ठीक है। यहाँ पे जो वेज बैठे हैं ना, नहीं तो इन्होंने मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर देना, क्या बोला था मैम ने, मांस खाओ। अच्छा, मैंने नहीं कहा, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी हमारी बॉडी बनी हुई है। क्लियर है सभी को? अब जो हमारी बॉडी इतनी जबरदस्त है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये काम करती है। फिलहाल आप लोग खाने को पकाकर खा रहे हो, तो जितना फूड आया है उसको जल्दी 3-4 घंटे के अंदर गलाना होता है, और गलाने के लिए एसिड चाहिए, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका ये सबसे बड़ा काम है। इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर फूड, कि एसिड का असर हो और फटाफट काम खत्म हो। अब ये एसिडिक मीडियम दो जगह पे आपको परेशान कर सकता है। एक, जब आपको बहुत ज्यादा मिर्चें खाने की आदत है, तीखा बनाओ भैया, वो वाले जो है ना, मिर्चे डालो, वो वाला जिनका हाल है, आपको पहले ही बता दूं, इतनी बैंड बजती है ना, म्यूकस गल जाता है आपका, इतनी मिर्चें खा के। और जिन लोगों को ये जो यहाँ पे बैठे ना तीखा लवर्स, उन लोगों को मैं पहले ही बता दूं, इसको लाइटली मत लेना। आपकी इंसान की बनाई हुई चीजों की गारंटी है, भगवान की बनाई हुई चीजों की कोई गारंटी नहीं है, पहले ही बता दूं। आपकी कोई गारंटी, आपका वारंटी कार्ड है कि इतने टाइम तक आप जियोगे, इसमें आप खराब हो जाओगे तो फिर आपका जो सर्विस हो जाएगा फ्री, ऐसा है कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी, ये जो आप चला रहे हो ना ये जवानी में, इसको आगे तक चलाना है, संभालना है, स्पेशली आपके दांत, स्पेशली आपकी बॉडी, ये जितना खराब होती जाएगी ये रिप्लेसेबल नहीं है। आप एक आरसीटी करा के आओ तो आपको पता चलेगा आपके मुंह में कितना महंगा सामान है, समझ गए? आजकल ये रीलों पे आई इम्प्लांट्स, ये स्माइल डिजाइन, ऐसे हंसो और आप बहुत सुंदर लगोगे, तो आप वो कम से कम 2 लाख से ऊपर का है उसका कॉस्ट। फिर आपको पता चलेगा कि दांत कितनी कीमती चीज थी। और ये आपको कब पता चलेगा? जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब कुछ नहीं बचेगा, तब रियलाइज होगा कि मेरे पास क्या नहीं है। तो अभी इस चीज को रियलाइज करो कि आपके पास क्या है, इसे बहुत देर तक चलाना है, बचा के रखो। तो इसीलिए जो लोग बहुत मिर्चें खाते हैं, उन लोगों की जो बॉडी है वो अंदर ही अंदर से अपनी एज कम कर देती है, समझ गए? बाहर से आप कितने भी क्यूटी लग रहे हो, लेकिन अंदर से काम खत्म ही है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि अब जो लोग लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं वो गारंटी मांगते हैं, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि भाई पता चले कि ये मेरे से पहले निकल जाए, तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अपने बॉडी को स्टेबल रखो, मिर्च मत खाओ, कम खाओ, ये नहीं बोला मत खाओ, कम खाओ। दूसरा, गरम गरम खाना, कई लोग इसीलिए लड़ते हैं, रोटी जैसी है तो कोसी पड़ी है, गरम करो, सीधे तवे में से निकाल के इनके मुंह में ठूस दो, ये वाला काम है। मतलब आप ये देखो, इतना गरम खाना नहीं खाना चाहिए। चाय लवर्स भी बैठे यहाँ पे, मैं भी हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जो चाय लवर्स हैं उन्हें भी यही है कि गरम चाय सीधे ऐसे पौनी इनके मुंह में रखो और उड़ दो इसी। मेरी बात समझ में आपको? तो ये सब इतना गरम खाना सेफ नहीं है, म्यूकस की वाट लग जाएगी, समझ आ गई? ये देखो, वही पढ़ा रही हूं आपको। तो इसका यही मतलब है, एसिडिक मीडियम। दूसरा, आप लोग खाली पेट जो सुबह उठ के, आप लोग में से यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, कई बड़े खुश होंगे सोच के, मैं तो पीता हूँ पानी सुबह उठ के,
मैं तो पीता हूं। और कई है बेड टी वाले। मैं आप लोगों की, देखो मेरा काम है पढ़ाना, ये मेरा जॉब है, मेरी ड्यूटी है जो मैं कर रही हूँ। आपकी एंड में मर्जी है, आप जो मर्जी खाओ, आप चाय के पतीले में भिच पड़ के भेजो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मेरा काम है सिर्फ समझाना, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। नॉलेज के साथ ये सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ा नहीं रही हूँ, आपको पता भी तो होना चाहिए ना ये सब, फिर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बायोलॉजी में स्पेशली। ठीक है, अब ये चीज आपको मैं बता दूं कि जितना भी ये एसिडिक मीडियम आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, चाहे आप किसी भी किस्म का खाना खा रहे हो, तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। तो एसिडिक मीडियम वाली बात आपको क्लियर हो गई? हो गई ये बात क्लियर? ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सुबह जो बेड टी, आपके पेट में आपने खाना खाया, आपने रात को 10 या 11 बजे खाया होगा, 2 बजे तक जहां तक है कि आपका खाना हजम हो चुका होगा। अब इसके बाद आप 3 बजे तो पक्का ही नहीं उठोगे। जितने भी बजे आप उठते हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो कुछ लोगों को लेटे लड़े, यार चाय पिला दो यार, सिर फट रहा है मेरा। ठीक है, और आप वहीं पे हो और अब आप पानी भी नहीं पिया आपने, आप बिना पानी पिए पहले चाय पियोगे, तो पेट में 4 घंटे से सिर्फ एसिड है। पेट अभी ब्रेकफास्ट मांग रहा है। फास्ट मतलब कि व्रत, जो 4-5 घंटे से है पेट खाली था, ब्रेक द फास्ट मतलब अब कुछ खाइए। तो आप पानी पहले पीजिए, क्योंकि पेट में ऑलरेडी एसिड है। अब आपने पी बेड टी, टी का मतलब उसमें दूध था, दूध का मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका बन गया लैक्टिक एसिड, दूध फटा, मतलब चाय बॉडी में जगह फट गया, और लैक्टिक एसिड भी आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में एसिडिटी। खाली पेट भी एसिडिटी होती है। ग्रीन टी वालों के लिए ये नहीं है, ग्रीन टी बेड पे पियो जो मर्जी। ठीक है जी, ये क्लियर है? ये जिसमें दूध वाली चीज, चाहे कॉफी है चाहे एसिड पर आप एसिड पे एसिड डाल रहे हो, तो इसलिए पहले पानी पी लो फिर आप चाय। दिस इज क्लियर? या जो कुछ भी आप लोग पीते हो सुबह सुबह, यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, तो ये भी जानना जरूरी था आपके लिए कि एसिडिक नेचर ऐसे बढ़ जाता है। एक तो हो गया एसिडिटी खाली पेट, दूसरा एसिडिटी ओवर ईटिंग की वजह से, जो बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खा के आए हैं। जो आपका डिनर का पैटर्न होता है, मैं पहले भी बता चुकी, जो पहले पढ़ चुके उन्हें ये याद होगा, जो डिनर का पैटर्न होता है वो इन्वर्टेड पिरामिड होता है। इन्वर्टेड पिरामिड, डिनर का नहीं, सॉरी, आपके मील्स का, मील्स का पैटर्न इन्वर्टेड पिरामिड होता है। सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उससे थोड़ा छोटा लंच, और उससे भी सबसे छोटा डिनर, और वो भी बहुत जल्दी कर लेना चाहिए आपको। और ये लो जी पंजाब का पैटर्न। ठीक है जी, सबसे छोटा नाश्ता, वो भी कभी कभी है कभी कभी नहीं है, तो खा लांगे, रात को इतना ठूस के तो सोए हैं, चलो इसमें भी 1-2 पराठे 3 पराठे, चलो। फिर इससे बड़ा आपका लंच होता है। और ये जो है ना, ये वीआईपी है पूरा। इसमें 2-4 चेले चपाटे अपने साथ इकट्ठे करके, आज उधर रोटी खानी है, आज उस ढाबे में जाना है, ठीक है ना। फिर इनका पहले वो आ जाएगा स्टार्टर्स, फिर सीजलर्स, अभी मेन कोर्स अभी भी नहीं आया है। और इतना ठूस ठासने के बाद भी इतना सारा खाना है। फिर इन्होंने स्वीट डिश भी खाना है, या खोए की कुल्फी भी खा लेती है, इधर का बड़ा फेमस है। इतना खा खा के आपने इतना बड़ा डिनर किया हुआ है। यही रीजन है कि उनकी शेप भी यहीं से ऐसी है। समझ आई आपको? इसीलिए आपका जो मील पैटर्न है वो इन्वर्टेड पिरामिड होना चाहिए, इरेक्ट पिरामिड नहीं होना चाहिए। समझ आ गई आपको? ये भी क्लियर है? जितना आप इस पैटर्न पे हो तो आपकी बॉडी भी ऐसे ही है। ठीक है, कंधे चौड़े, पेट पतला। समझ गए? नहीं तो ये तो फिर पता ही है आपको, ये तो जहां मर्जी देख लो चंडीगढ़ में, रात को देखा तो सारे होटलों के बाहर खड़े होते अंकल लोग। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। स्टमक का रोल आपको सबको समझ में आ गया। और स्टमक में सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं था, गैस्ट्रिक जूस भी था। और गैस्ट्रिक जूसेस में होता क्या, जब मैंने जूस बोला तो एक चीज तो होगी नहीं, इसमें कई सारे मिक्स्ड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मिक्स्ड एंजाइम्स जो प्रोटीन्स को किसमें तोड़ते हैं बताइए, और फैट्स को, ग्लिसरॉल बोला ना आपने, और कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज। तो ये एंजाइम्स गैस्ट्रिक जूसेस मिलजुल कर ये एक्शन करके, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स है, उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। इसीलिए हम क्या है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक। हम कॉम्प्लेक्स खाते हैं और सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अमीबा जो कि सिंगल सेल है, उसका होलोजोइक नहीं है, वो क्या करता है, सिंगल सेल अब्जॉर्प्शन है उसमें। ठीक है जी, फिलहाल अमीबा की डिटेल में अभी हम आए नहीं है, फिलहाल ह्यूमन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका रोल स्टमक के अंदर। अब स्टमक की कुछ और खास बातें, ये जरा ध्यान देना। यहां पर ये दरवाजा देख रहे हो, और एक ये दरवाजा है, दोनों ये होल्स हैं, और दोनों पे लगे हुए हैं ये व्हाइट कलर के, व्हाइट नहीं किसमें, ब्राउन में देखो, ये ब्राउन कलर के डोर्स, ये ऐसे बंद होता है। और ये इसका डोर है, ये भी इधर को नीचे को बंद हो जाता है।
ये किस तरह का दरवाजा है ये? इस दरवाजे को हम कहते हैं स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, ठीक है। और ये हार्ट का ये वाला पासा जो है, ये वाला, ये है आपका स्टमक किस साइड होता है? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। तो राइट साइड में क्या है? लिवर। तो स्टमक किसके नीचे आता है? कौन से ऑर्गन के नीचे आता है? हार्ट के। हार्ट के नीचे आता है। तो यहां वाला जो दरवाजा है ना, इसका नाम रख दिया कार्डियक स्फिंक्टर। बस ये रही कंफ्यूजन पॉइंट। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि कार्डियक स्फिंक्टर कहां है, तो आप 1 मिनट लगा के बताओ कि कार्डियक हार्ट में है मैम। आपको पता है? हार्ट में। जबकि वो हार्ट का नहीं पार्ट, वो किसका पार्ट है? स्टमक का। यहां फंसता है बच्चा। कार्डियक स्फिंक्टर, इसका फिर इस दरवाजे का नाम कार्डियक क्यों रख दिया भाई? जब इसका पार्ट ही नहीं था, गैस्ट्रिक रख देते। नहीं जी, कार्डियक रखा हुआ है। अब ये जो नीचे वाला स्फिंक्टर है, इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये जो पाइलोरिक है, ये नीचे वाला दरवाजा है। आपका खाना तभी ठीक से हजम होगा जब दोनों दरवाजे बंद होंगे। अगर आपने खा लिया है, खा लो, ठूस लो अच्छी तरह, लेकिन खाना खाने के बाद एक बार आप उठ गए तो खबरदार 1 घंटे बाद फिर कुछ आपने खाया तो कम से कम 3 घंटे अब डिस्टर्ब मत करो बॉडी को। ये नहीं कि खाते रहो खाते ही रहो, कि 1 घंटा पहले आप खाना खाया, अब आपको मिठाई का डब्बा दिख गया, अब आप उसमें से भी कुछ खाई जा रहे हो। अभी अंदर काम चल रहा है, आप इसके बीच में कुछ और खाओगे। अब जो प्रोसेस हो गया खाना, जो डिजेस्ट हो रहा था, उसके बीच में अब एक और ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन आ गया? इतना सा वजन हुआ, अब इसको कैसे करेंगे? इसीलिए आपका खाना काफी अनडाइजेस्टेड भी रह जाता है, क्योंकि आप दिन में जाग रहे होते हो और ये काम करते रहते हो कि खाते रहो कुछ नहीं करे तो मुंह चलता रहता है, खाते ही रहते हो। तो इसीलिए डिजेशन खराब होती है। रात के टाइम पे सबसे बेस्ट डिजेशन क्यों है? क्योंकि एक बार आपने खा लिया तो फिर अब आप सो ही जाते हो। लेकिन अगर आप जाग रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपको पता ना कि आप कितनी बार आप कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाते, कुछ खा लूं कुछ खा लूं। ठीक है जी। तो ये दोनों स्फिंक्टर्स का बंद होना जरूरी है। दोनों स्फिंक्टर्स की एक खास बात ये है, स्पेशली कार्डियक स्फिंक्टर की, ये सिर्फ नीचे को खुलता है ऐसे, ये पीछे को नहीं खुलेगा। आप किसी पर्सन को खाना खिला के उल्टा लटका दो, उसके मुंह से खाना बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कार्डियक स्फिंक्टर बुरी तरह से एक ही डायरेक्शन में बंद पड़ा है और खुलता नहीं है। फिर बच्चे पूछते हैं फिर मैम वॉमिटिंग कैसे होती है? क्योंकि ये कार्डियक स्फिंक्टर सिर्फ ब्रेन के कंट्रोल में है, और जब ब्रेन बोलेगा कि इस बंदे ने कुछ टॉक्सिक खा लिया, कुछ जहरीला खा लिया है, कोई ऐसी चीज खा ली है जिसे फेंकना होगा नहीं तो बॉडी खत्म हो जाएगी, तो उस केस में ब्रेन के मैसेज के आने पर ही पाइलोरिक स्फिंक्टर दूसरी तरफ खुलता है। और ये मैसेज तब आता है जब आपको वॉमिट करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब यूजुअली कहते हैं कि अगर कई लोग ऐसे मियांडरिंग रोड्स के ऊपर जब आप चलते हो तब भी कई लोगों को उल्टी फील होती है, झूले पे भी उल्टी फील होती है। ठीक है जी। ये क्यों होता है? तब भी ब्रेन आपको इस तरह का मैसेज देता है। कई लोगों में, सब में नहीं होता, कई लोगों में इस तरह का जो है ये ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है, कई लोगों को ट्रैवलिंग सिकनेस होती है। अगर उन्हें पता है कि रोड सीधी नहीं है, ठीक, कई लोगों को तो सीधी रोड पे भी नौजिया हो जाता है। ठीक है, नौजिया का मतलब है उल्टी जैसा फीलिंग, वॉमिटिंग नहीं, सिर्फ फीलिंग। ठीक है, नौजिया होना शुरू होता है, यार रोको रोको गाड़ी रोको, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे, जबकि आ नहीं रही है उल्टी, लेकिन सिर्फ फीलिंग है, इसे नौजिया कहते हैं। ये ब्रेन का मैसेज आता है कि ये दिस पर्सन बॉडी वाइज इज नॉट ओके विद मियांडरिंग रोड्स। मियांडरिंग रोड्स या कर्वी रोड्स में ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि आपकी बॉडी उस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रही। आपने देखा होगा यहाँ से आप धर्मपुर से थोड़ा ऊपर जाओ तो आपके कान में ना वो एयर प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कान में एंडोलिम्फ नाम का फ्लूइड होता है। जैसे ही ऊपर की तरफ आप ये पहाड़ी एरिया चढ़ते शिमला वाला रोड पे, तो आपने देखा धर्मपुर के आगे निकलो तो आपके कान में सोलन एरिया तक पहुंचते पहुंचते आपके कान में ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है। वो ये हो रहा है कि ऊपर जाके हवा थोड़ी पतली हो गई तो बॉडी अपना फ्लूइड को ज्यादा रिलीज करके बैलेंस बनाती है कि प्रेशर बना रहे। ये सिर्फ तब होता है जब आप एक बार पहाड़ी एरिया में चढ़ गए हो। अब जब आप वापस आओगे ना तो उसी लोकेशन पे फिर से आपके कान में कुछ होगा कि हाँ अब बैलेंस हो गया, क्योंकि अगर बाहर का प्रेशर कम है तो आपकी बॉडी उस एडजस्टमेंट को करना जानती है। ठीक है जी। तो ये स्फिंक्टर तब खुलेगा जब आपने वॉमिट करनी है। ये वॉमिट प्रेगनेंसी की वजह से आने वाला एक रिएक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग इसलिए होती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन बॉडी में आ जाता है, तो ये खुलेगा कि अजीब सा लग रहा है, बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ टाइम के बाद वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। नए हार्मोन्स कब ऐड होते हैं? लड़कों में 12 से 13 साल की उम्र में नए हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ऐड हो जाता है, जिसमें वो बॉय से मैन बनने लग जाते हैं। आवाज भारी, दाढ़ी, मूछे, प्यूबिक हेयर इन द प्राइवेट पार्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, आर्मपिट्स में हेयर, बॉडी पे कोर्स हेयर, हाइट, ये सब टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। इधर फीमेल की बॉडी में भी यही होता है कि 13 से 14 इयर्स की एज में इनकी बॉडी में जैसे ही एस्ट्रोजन की एंट्री होती है तो साथ के साथ बॉडी में चेंजेस आने, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन, ये सब शुरू हो जाती है। तो वो भी एक तरीका होता है कि उसमें उल्टी नहीं आती, उसमें रिएक्शन होता है। रिएक्शन जैसे कि पिंपल्स हो जाना, गुस्सा चढ़ना, चिड़चिड़ापन, अकेला रहने का, मतलब अकेले रहने का मन कर रहा है,
जैसे ही आप टीनेज होते हो तो आपको ये हार्मोन की एंट्री की वजह से आपको भीड़ भड़क्का पसंद नहीं है। ये एज से शायद गुजर चुके हो आप, अभी भी उसी में हो, अकेला छोड़ दो मुझे, ऐसे वाला काम अभी तो नहीं है ये, कि अभी भी कुछ लोग होंगे ऐसे, है ना, थोड़े दिल टूटे से। अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, 13 से 14 की एज में ऐसा इसीलिए होता है, देखो आप वही बच्चे हो जिनके घर में जब घर वाले बाहर जाने लगे तो वो आपको लेके नहीं गए, तो आप छाती के बल उल्टा लेट गए रोने के लिए, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, और रो रो के पूरा घर से, नहीं तुम दादी के साथ रहो, तुम कुत्ते के साथ रहो, तुम इसके साथ रहो, ये आपका चलता था। अब ये वही लोग हैं जिनको अब अगर ये पता चले कि घर वाले कहीं जा रहे हैं तो नहीं आप बोलते हो कि अब मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, आपको इतना अच्छा, अब ज्यादा खुश होकर भी नहीं आप दिखाते कि कहीं जाए ही ना वो, तो उसको बुला लूंगा, उस दोस्त को भी बुला लूंगा, हम तो ऐसे करेंगे, पार्टी करेंगे, ये वो, कितने दिन के लिए जा रहे पता नहीं। अब ये क्यों ऐसा होता है, ये हार्मोन ने किया है, वरना आप तो अभी भी वही हो जिनको उनके साथ ही पूंछ बन के जाना था। अब पता लगे सही कि घर वाले जा रहे हैं और आप घर में अकेले हो, तो यू ऑल्सो एंजॉय विद योर डॉग्स एंड बर्ड्स, तो वो भी आप खुश रहते हैं कि मैं आज अकेला हूं, मेरा सिर मत खाओ। तो ये भी हार्मोन का ही एक असर होता है। गैस्ट्रिक हार्मोन्स का इस तरह का कोई असर नहीं होता, लेकिन जो आपके प्यूबिक हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका असर आपके ब्रेन पे होता है, वो ऐसा ही काम करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम है, दोनों दरवाजे तब तक बंद रहेंगे जब तक डाइजेशन चल रही है। जैसे ही डाइजेशन खत्म होगी पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल जाएगा और सारे खाने को, जिसका नाम अब तक काइम था, अब नाम चेंज होगा और खाने की एंट्री होगी। अब अगले पार्ट में, अगला पार्ट का नाम मुझे भूल गया, आयशिका बताओ क्या पार्ट है अगला? स्टमक खत्म होते ही क्या शुरू हो जाता है? रेस्पिरेशन, इंटेस्टाइन शुरू होता है। आपने क्या बोला? लंग्स शुरू होते हैं, इसके बाद खाना पेट से होते हुए फेफड़े में चला गया। रेस्पिरेशन नहीं मेरा बच्चा, क्या है? और देख कर बता, डिओडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट, ठीक है। तो ये देखो स्टमक खत्म हुआ, ये देखो यहाँ पे आपका स्टमक खत्म हुआ, नहीं इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, जैसे ये आपका स्टमक खत्म हुआ, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे था, तो ये आ गया आपका यू शेप, ये देखो ये यू शेप आ गया, मतलब इधर आपका स्टमक ऊपर की तरफ खत्म होता है, तो यहां पर आपको यू शेप ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ड्यूओडिनम। अब ड्यूओ क्यों है? लगता है कुछ दो से रिलेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल दो से रिलेटेड है। क्यों दो से रिलेटेड है? क्योंकि इस साइड से लिवर अपना सीक्रेशंस डाल रहा है और इस साइड से पैनक्रियाज, तो मतलब लिवर और पैनक्रियाज रास्ते में आने वाले एक्सेसरीज हैं। ठीक है जी, एक्सेसरीज मतलब ये क्या होते हैं, जिसे आप एक्सेसरीज भी बोलते हो, एक्सेसरीज भी बोल सकते हो। ये वो होते हैं कि आपके एलिमेंट्री कनाल मुंह से लेके एनस तक की सिंगल ट्यूब है और साइडों से एंट्री कौन कौन मार रहा है? साइड से एंट्री लिवर ने और पैनक्रियाज ने। किसी बच्चे को याद है कि मैं एक चीज मिस कर गई एक्सेसरीज में? मैं एक चीज मिस कर गई, मेरे पुराने वाले स्टूडेंट्स बताओ कौन सी चीज मिस हो गई मेरे से? वो तो इधर है बेटा, वो तो इसके अंदर ही है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो इसके साथ ही है। एक एक्सेसरी में मिस कर गई हूं, सैलिवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स, वो भी एक्सेसरीज है ना, उन्होंने ही आपके मुंह में सलाइवा की एंट्री की थी। आपके मुंह में सलाइवा 3 जगहों से आ रहा है, आपको पता भी नहीं है। एक आपका जिधर जिधर ये जो जॉ, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, ये देखो ये जो जॉ है ना, ये ऊपर का जॉ, जहाँ के ऊपर के दांत है, ये नीचे के दांत है, ये जहां पे खत्म होता है, यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, वहां से सलाइवा आपके मुंह में एंटर कर रहा है। दूसरा, आपके टंग के नीचे, जीभ के नीचे 2 छोटे छोटे पोर्स हैं, वहां से सलाइवा एंटर कर रहा है। और तीसरा, ये जो कान है, कान, ये कान के रास्ते से, बिल्कुल कान के नीचे, ये इसमें स्वेलिंग आ जाए ना तो मम्प्स हो जाता है। यहाँ पे इसके नीचे भी ग्लैंड्स हैं, ऐसे अब दबाओ तो यहाँ पे ग्लैंड्स हैं, और ये ग्लैंड्स सीधे आपके मुंह में, मतलब मुंह की जिधर छत है, जिधर छत खत्म होती है, ये वहां से अपने सलाइवा को अंदर डाल रहे हैं। तो सलाइवा 3 अलग अलग ग्लैंड से आपके मुंह के अंदर एंट्री कर रहा है। ग्लैंड्स हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, इसलिए अभी नहीं लिखवा रही हूँ ग्लैंड्स के नाम, ठीक है, वो चैप्टर ही अलग है। फिलहाल 3 जगहों से मुंह के अंदर सलाइवा आ रहा है, तो वो भी एक्सेसरीज हुए। यहां पे आपका एक्सेसरीज में आ गया लिवर एंड पैनक्रियाज। लिवर क्या रिलीज करता है? बाइल। लिवर का काम है बाइल जूस रिलीज करना। क्यों? अब खाना यहाँ पे गुजर रहा है, तो अब तक खाने का नाम क्या था? काइम। अब खाने का नाम क्या हो जाएगा? काइल। अब जो यहाँ पे खाना पहुंच रहा है बिल्कुल गल चुका है, एसिड का असर हो गया इस पे, अब खाने का नाम काइल है। ये बिल्कुल पेस्ट हो चुका है। सोचो, पहले आपने इसको चबाया, फिर इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का असर हुआ, क्या ही बन गया होगा अब तक तो। और फिर उसके बाद पूरा वो गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होकर बिल्कुल ऐसा
पेस्ट जैसा है जो यहाँ पर आ रहा है। अब इसका नाम काइल हो गया, स्मॉल इंटेस्टीन में नाम चेंज हो गया काइल, मुंह में बोलस, पेट में काइल। यहाँ तक ठीक है? कुछ पूछना है यहाँ तक? पूछ लो कुछ नहीं पूछ। डिओडेनम ये रास्ता है, देखो ना, स्टमक खत्म, ये रास्ता यहां से गुजरना है और इस रास्ते में दो जगह से ऐसे पाइपलाइंस आ रही हैं। पहली पाइपलाइन आ रही है कहां से? लिवर से, और इस पाइपलाइन का क्या नाम है? बाइल डक्ट। डक्ट क्या होता है? छोटे ट्यूब को कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। और इस डक्ट को क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट, DUCT, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाज से आ रहा है, बाइल डक्ट लिवर से आ रहा है। दोनों डक्ट्स एक जगह पे, देखो एक जगह पे ऐसे ये जुड़ गए और ये खुल गए ऐसे, ये इस तरह से जुड़े होते हैं। दोनों पाइप्स जुड़ी हुई हैं, एक जगह से छोटी सी ओपनिंग है, ठीक है जी। हाँ जी, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत? तब ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की अभी बात नहीं करेंगे सुरेंद्र कौर जी, ये हम डिजीजेस में करते हैं। ये पाइलोरस के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस करता है ये। करेंगे इसकी भी बात हम डिजीजेस वाले में ना, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है यहां तक सभी को? कुछ पूछेंगे और? सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिवर बाइल जूस रिलीज करता है तो फैट्स को तोड़ने में मदद कर रहा है। लिवर का मतलब कि बाइल को किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ना प्रोटीन में ना कार्बोहाइड्रेट में। बाइल जो जूस है ये क्या करता है? फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है। अब मैं आपको बता दूं ये वर्ड आपके लिए क्या है। आपने इमल्जन वर्ड सुना हुआ है? इमल्जन आपने पता कहां सुना है? ट्रैक्टर पेंट्स एंड इमल्जन्स, ऐसा सुना होगा आपने। एशियन पेंट्स एंड इमल्जन, डिटर्जेंट्स में भी होता है, डिटर्जेंट्स में भी होता है। इमल्जन होता है जो काफी पतला हो जाता है। जैसे आप अंडे को, आप कहोगे मैम सर नॉनवेज बट, जैसे कि आप किसी चीज को ऐसे बीट नहीं कर देते, वो बिल्कुल ही तरल हो जाता है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, ठीक है। और इस तरह की स्लाइमी सब्सटेंस को हम इमल्जन बोलते हैं। फैट्स जो चर्बी है इसका टूटना जरूरी है। जब फैट्स टूट जाता है तो वो इमल्सिफाई हो जाता है टूटने से पहले। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनने से पहले चर्बी का इमल्जन बनना कंपलसरी है। बनाएगा कौन? बाइल। तो आपने फैट्स आर डाइजेस्टेड कम बोलना है, और जब बाइल का नाम आ रहा है तो आपने एक ही वर्ड यूज करना है, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ बाइल जूस? जहां इमल्सिफिकेशन लिखा है वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन, यहां तक क्लियर है? कोई सवाल है? नहीं है? आगे बढ़ू। उधर जो पैनक्रियाज है, कहते हैं मेरे भी तो जूसेस हैं। पैनक्रियाज के जूसेस में बहुत सारे प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम है, फैट को तोड़ने वाला एंजाइम है। कल मैंने फैट के लिए एक वर्ड यूज किया था, लिपिड्स। फैट्स का दूसरा नाम तो लाइपेज क्या है? क्या कह रहे हो? ट्राइग्लिसराइड आएंगे उसमें भी, वो तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया ना, ठीक है। तो ये देखो एंड में एज आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज? एंजाइम। ओज से खत्म वाला कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को डिजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज। तो ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकेज। माल्टोज का माल्टेज, फ्रक्टोज का फ्रक्टेज। देख रहे हो आप? एंड में लगने वाला एज, डीएनए एज किसे तोड़ता होगा? डीएनए को। आरएनए एज किसे तोड़ता होगा? आरएनए को। ग्लूकेज, फ्रक्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, गैलैक्टेज, सुक्रेज, ये उन्हीं ओज को तोड़ते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ने वाला ग्लूकेज, फ्रक्टोज को तोड़ने वाला फ्रक्टेज, माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज, गैलैक्टोज को तोड़ने वाला गैलैक्टेज। लेकिन एक आपकी बॉडी में ऐसा ओज है जिसे तोड़ने के लिए एंजाइम हमारे पास नहीं है, और वो है सेल्यूलोज। इसे तोड़ने के लिए इंसान के बॉडी में सेलुलेज नाम का एंजाइम मौजूद ही नहीं है। इसीलिए आप सिर्फ सेलुलोज को हजम नहीं कर सकते, और वही आपके एक्सक्रीटा में निकल आता है। आप जो भी वेस्ट निकालते हो, सॉलिड वेस्ट, जो भी आप फीकल मैटर एक्सक्रीटा करते हो, वो सारा का सारा फाइबर है। और वो कहां से आया? आपने जो प्लांट सेल्स खाए थे, वो मैंने तो नहीं खाया प्लांट सेल, फिर रोटी फुल्का दाल चावल ये सब प्लांट सेल्स ही तो हैं। तो इन सभी की जो दीवारें थी वो सेलुलोज से बनी हुई थी। समझो ये आपका एक सेल आ गया हजम होने के लिए,
हाँ जी अंदर के चीजों को हजम करो, ये छिलका उतारो, उसको फेंको पोटी में। तो ये सारा का सारा जो इकट्ठा हो रहा है इंटेस्टाइन में, सबके छिलके जमा हो गए, और जितना फाइबर खाओगे आपको उतना जल्दी आप सुबह फ्रेश हो जाओगे। जितना आप कॉन्स्टिपेटेड फूड खाओगे, चावल चावल चावल, ज्यादा चावल भी नहीं ठीक रहता, ठीक है, या आप बहुत सारे केले खा गए, ठीक है, या आप आपके खाने में फाइबर ही नहीं है, मतलब सैलड नहीं है, सेलुलोज नहीं है, कॉर्न्स नहीं है, पत्ते वाली सब्जियां नहीं है, तो ये सब कॉन्स्टिपेशन के लक्षण है। कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब आपने खाने को ठीक से नहीं चबाया। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन पे हंसी आती है ना, कब्ज, कोई बोलता है ना मुझे कब्ज है, तो आपको पहले हंसना है, हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इससे वो मर भी सकता है। कब्ज जिसको हम लोग कभी भी सीरियसली नहीं लेते, वो इतनी डेंजरस चीज है ना कि बंदा सोता सो जाता है। कितना जरूरी है देखो कि आपका फ्रेश होना, आपके बॉडी से गंदगी निकलना कितना जरूरी है, ठीक है। खाने को ठीक से चबाना, बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा होना, और आपकी डाइट में फाइबर कंपलसरी है। आप अपनी मर्जी से रोज 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 फास्ट फूड, जंक फूड खा के पेट भर भर के सो रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी दुखी है कि इसमें कुछ भी काम का नहीं खाया आज इसने, ठीक है। ये मेयोनीज पता है कितनी डेंजरस चीज है, ये कितनी डेंजरस है। ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अब्जॉर्प्शन, सॉरी डाइजेशन नहीं करने देती, स्मॉल इंटेस्टाइन को अब्जॉर्प्शन नहीं करने देती। और आप कह के भैया और डाल दो, 50 रुपए का बर्गर है, कम से कम 25 रुपए का तो मेयोनीज डालो, तो वहां पे लड़ने खड़े हो जाते हो आप। ये कितना डेंजर, ये सब कार्सिनोजेनिक है, बट हम कहाँ, हम तो इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग तो वो ऐसे कोई ज्ञान आएगा ना, ज्ञानी बाबा की रील में बोलेगा अगर आप अपने आंखों को यहां से दबाओगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा, अगर आप अंगूठे को, ये कहाँ से ज्ञान। अगर आप कोई रील देख रहे हो और वो बंदा डॉक्टर नहीं है तो प्लीज उसकी बातें मत सुनो, प्लीज। मेरे पेरेंट्स को अभी रिसेंटली ठीक से फोन चलाना फाइनली आ गया है, फाइनली। वो इतने इनोसेंट है, उनको वो ऐसे पूछते रहेंगे कैसे मैसेज भेजना था, ऐसे पीछे किसी की डेथ हो गई थी तो मम्मी इमोजी ढूंढ रहे हैं, और भेजा कौन से वाला उन्होंने, जिसमें वो हंस रहा है और उसके आंसू निकल रहे हैं। तो मम्मी मुझे बाद में बोल रहे हैं कि ये तो रो रहा है, देखो कितना जोर जोर से रो रहा है। मैं कहा मम्मी चश्मा लगा के देखो, वो हंस रहा है, हंसते हंसते आंसू निकल गए उसके, आपने ये क्या भेज दिया है। और आगे से मैं बड़ा चेक किया, मैंने कहा उन्होंने कोई कार्ड भेजा है उधर भोग का, तो उन्होंने देख तो नहीं दिया, वो आगे किस्मत से इतने बिजी थे कि उन्होंने देखा नहीं। और शुक्र है व्हाट्सएप वालों का कि डिलीट फॉर एवरीवन, अभी पहले पता क्या होता है, 1 घंटे में खत्म हो जाता था, डिलीट फॉर एवरीवन गायब हो जाता था, आपने 1 घंटे में नहीं डिलीट किया, अब तो हो जाता है, चलो काफी देर तक, तो ये होता है। तो वो अभी रिसेंटली जब मैं घर गई मम्मी से मिलने, तो उन्होंने ना 2-3 बाल्टियां रखी हुई, मैं कहा ये आपने ड्राइंग रूम में भी बाल्टी पड़ी हुई है, ये वहां पे भी बाल्टी पड़ी हुई है, तो नहीं पता है ये जो एसी है ना, ये हमारे हवा ऐसे ना हमें खुश कर देते। मैं कहा मम्मी आप मत बायोलॉजी पढ़ाओ, मेरा काम है। तो उन्होंने हर एक रूम में 1-1 बाल्टी रखी हुई है। कहते हो किसी ने रील में ऐसे बोला था कि बाल्टी रखो बाल्टी रखो बाल्टी रखो। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन सुनो तुम लोग, जो कहीं से भी सुन के, मैं अब मम्मी को तो क्या ही समझाना था। मैं कहा ठीक है रखो, 1-1 बाल्टी ऐसे उठा उठा के खींच के ला रहे हैं, यहाँ एसी चल रहा है यहाँ बाल्टी रख दो, वहां एसी चल रहा है वहां बाल्टी। मैं कहा क्या कर रहे हो आप। कहते हैं कि वो हवा जो है वो सोख लेता है और हमारा जो गला है वो खुश्क हो जाता है। अभी इतने टाइम्स इमेमोरियल से एसी चल रहे हैं और ये बाल्टी का पता नहीं कौन सा नया आ गया ट्रेंड। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन सुनो। अगर आप रात को सो रहे हो और आप मुंह खोलकर सोने की आदत है आपको, तो एसी आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन बाल्टी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, समझ गए आप। वो जो पानी की बाल्टी आपने रखी है वो इवेपोरेट होगा तो हवा में मॉइस्चर आएगा ना। एसी पानी की बाल्टी को कैसे इवेपोरेट करेगा अगर कमरे का टेम्परेचर 23 डिग्री या 22 डिग्री है। इवेपोरेशन के लिए आपको 25, 26, 28, 30 पे पहुंचना पड़ेगा, तब वो इवेपोरेट होगा। अब इतना कहां मैं उन्हें पढ़ाना था। मैं कहा चलो रख लो, आपको तसल्ली है ना कि आप ठीक हो, तो बस कई बार थॉट्स से भी बंदा ठीक रहता है कि हाँ मैं ठीक हूं क्योंकि मैंने बाल्टी रखी हुई है, तो वो एक वहम से भी बंदा ठीक रहता है, जबकि इसका रियल ये रीजन है। इसीलिए प्लीज कहीं से भी कुछ भी देखकर ना तो आप कुछ खाइए ना कुछ लगाइए, ठीक है ना। कि वो ऐसे बोल रहा है ये लगाने से आप ऐसे हो जाओगे, वो लगाने से आपके पिंपल ठीक है, ये सब चीजें रीलों को प्लीज, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उसको स्क्रॉल करो मत देखो। अगर वो डॉक्टर्स ने कुछ भी, कहीं पे कोई भैया बैठा हुआ बीड़ी पी रहा है और वो ज्ञान दे रहा है और लोग उसको मान रहे हैं कि हाँ ठीक है ठीक बोला इसने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स है। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग ऑन सच ग्राउंड्स, क्योंकि आपकी बॉडी जो है इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकती है। एक्सरसाइज करो और नेचुरल ही खाओ बस। स्लीप इज इंपॉर्टेंट। आप लोग में से जिन लोगों की नींदें उड़ी हुई ना आजकल,
वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उन्हें लर्न नहीं हो रहा, और अगर हो गया तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए आपकी स्लीप भी जरूरी है। आप में से जो कहते मैं तो बहुत सोता हूं, तो वो भी खतरे में ही है इस वक्त, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी रिसेंटली मुझसे पूछ रहे हैं बच्चे, मैम मुझे नींद बहुत आती है, मैं क्या करूं, अब इसका क्या इलाज है। मैं क्या, वॉचमैन की नौकरी कर लो। आप जो स्लीप है, अगर आपको ज्यादा आ रही तो आप बीमार हो, और अगर आपको कम आ रही है तो आप बीमार हो। इस एज में, मेरे एज में नहीं, मेरे एज में तो फिर अब हम बुजुर्ग हैं और क्या है, ठीक है ना। अगर हमें कम नींद आ रही है तो एजिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो नींद धीरे 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 कम हो जाएगी, फिर हम भी बागबान बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल है? इमल्सिफिकेशन क्लियर है? बाइल का काम समझ में आ गया, पैनक्रियास का काम समझ में आ गया। अब लीवर वो काम करेगा जो यहां के बंदों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। अब लीवर का एक ऐसा फंक्शन जो सभी को मालूम होना चाहिए, ये लीवर का काम सिर्फ बाइल रिलीज करना नहीं है, ब्लैडर का भी सुन लो। गॉल ब्लैडर एक छोटा बर्तन है जो बाहर की तरफ बाइल डक्ट में, आपके घर में ना कोई, अगर आप मतलब पिंडों से हो तो वहां पर आपने देखा है, वहां पर ना सम्चुअसनेस बहुत है, मतलब भरपूरता बहुत है। यहाँ पे आप क्या इतने से मैंगो लाओगे, फिर उसे खाओगे, फ्रिज में रखोगे, फिर थोड़े से और मैंगो। अब पिंडों में क्या पेटी आती है पूरी, हर चीज जरूरत से ज्यादा आएगी। प्याज आ रहे बोरियां भर भर के आ रही है, आलू आ रहे हैं बोरी भर के, ऐसे ट्रॉली से उतर रही है, बोरी ले ली पूरी, क्योंकि हर चीज जरूरत से ज्यादा सम्चुअसनेस होती है गाँव में। अब मैं ये क्यों बता रही हूं आपको कि जब ऐसे बोरी आई है चीनी की, तो आप चीनी की बोरी उठा के किचन के स्लैब पे रख देते हो और उसी में चम्मच डाल डाल के चाय में डालते हो, नहीं ना। अब क्या करते हो, वो चीनी की बोरी में से वो सारी चीनी जो आपको चाहिए उसे एक छोटी डब्बी में डाल देते हो, ये है वो छोटी डब्बी। मतलब लीवर ने जो बाइल सीक्रीट किया है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये बात समझ में आई? तो ये वो छोटी डब्बी है, सीधे लिवर से बाइल बाहर नहीं आएगा, पहले वो गॉल ब्लैडर में जाएगा, गॉल ब्लैडर से यहां, ये खाली होगा फिर भरो, ये खाली होगा फिर भरो, ये खाली होगा फिर भरो। अब समझ लो किसी को इसकी पथरी हो गई गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर को बोलते हैं पित्ते की पथरी, और जो किडनीज होते हैं उसे बोलते हैं गुर्दे की पथरी। किडनी का लेना देना आपके गटर के साथ है, इसीलिए किडनी में जाने वाली हर चीज यूरिन में आने के चांसेस हैं। अगर किडनी में नेफ्रॉन के अंदर पथरी फंसती है, कैल्शियम सॉल्ट्स फंस जाते हैं, तो वो बियर पीने से उसका प्रेशर क्रिएट होता है और वो आपके गटर में, मतलब पेनिस के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से बाहर आ जाए। ये समझ में आया? ठीक है जी। लेकिन अगर पथरी गॉल ब्लैडर में है तो आप बियर क्यों पी रहे हो? झूठो, कोई और बहाना नहीं है आपके पास। तो पित्ते की पथरी है, मैं 3 बॉटल पी गया, मैं और जा रहा हूं ब्रोकोड पीने। अभी मेरी बात जरा ध्यान सुन लो तुम, ये जितने भी जने यहाँ पे बैठे हैं, इसका कहीं से भी लेना देना आपके गटर के साथ है? इसका तो पता नहीं, उधर पथरी जरूर हो जाएगी, ठीक है। इसका कहीं से एग्जिट नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे चंडीगढ़ के अंदर, आप बिलीव, मैं तो हैरान हूं कैसे लोग, मेरे नेबर में 2 घर छोड़ के, या 37 में एक लेडी है, उनको गॉल ब्लैडर की पथरी थी, और मैं टाइम तो मेरे पास होता नहीं, आते जाते कई बार मैं किसी को, ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, बस इधर पूछ के निकल रही हूँ, आ रही हूँ, निकल रही हूँ। हाँ जी, वो कहता है हमने कहीं से झाड़ा करा लिया। मैं क्या करा लिया था? झाड़ा? वो एक आदमी है, ऐसे 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 कुछ करता है मोर पंख लेके, और पित्ते की पथरी ठीक हो जाती है। अरे भाई, मैं रिलीजन में नहीं, हम नहीं कहते ना धर्मा दे नाम से डिबेट मिलूंगी, मैं नहीं करती, नहीं, मैं नहीं घुस रही रिलीजन में किसी में। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे इसका साइंटिफिक, मेरे को समझाओ कैसे हुआ ये। कहते मैं सिर पे आपने ऐसे झाड़ू मारा और गॉल ब्लैडर, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। मतलब बायोलॉजी की ऐसे, बायोलॉजी क्राइंग इन द कॉर्नर हो गया। तो मैं बहुत हैरान हुई। तो वो 2-4 महीने पता नहीं कैसे वो चलते बने, और उसके बाद वो पथरी उनकी फट गई, और अभी 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। और मैं बाहर खड़ी, व्हाइट वाली वैन किसके लिए आई है? कहते उनकी पथरी थी। मैं कहा झाड़ू वाले को पकड़ो फिर, आप ये क्या कर रहे हो? आपका रिलीजन आपको कभी नहीं सिखाएगा कि आप कुछ ऐसा करो कि आप मरी जाओ, समझ गए आप? तो प्लीज इसका कोई लेना देना नहीं आपके बियर के साथ भी। ये जो झूठे लोग है ना, ये लड़के लोग, या कोई आदमी बोल रहा है ना कि मेरे गुर्दे से पथरी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं दारू पी के ठीक हो जाऊंगा, मैं ऐसे करके ठीक हो जाऊंगा, ये बहुत गलत है। सिखा के देख लो किसी पियक्कड़ को अल्कोहल के इल इफेक्ट्स,
मैं घर पे मेडिकल की सिंगल स्टूडेंट हूँ अपने खानदान में, कहीं कोई शादी पार्टी हो रही है तो सारी आंटियां मेरे पास कि अपने चाचा जी नु कह कि दारू ना पिए, और मैं वहां पे जाके उनको ज्ञान देने चली जाती हूँ, तो वो मुझे द एडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल समझाते हैं और मैं वो सारी ज्ञान लेके वापिस आ जाती हूँ। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था ऐसे। तो वो सबसे पहले यही बोलता है कि अगर मैं नहीं पीऊंगा तो तेरी मासी मेरा कान खाएगी और मैं जल्दी मर जाऊंगा। मैं कहा फिर आप जीते रहो, पीते रहो, आप पीते रहो। अब ये जो चीजें हैं मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मैं अल्कोहल की बात कर रही हूँ और बियर की स्पेशली। ये सच है कि गुर्दे की पथरी में डॉक्टर कहता है कि जाओ बियर पी के आओ। इसका रीजन ये है कि वो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है आपके ब्लड में कि नेफ्रॉन्स में फंसे हुए छोटे छोटे कण जो है पथरी के, जिसे उसने लेजर से टुकड़े छोटे कर दिए ताकि वो आपकी पोनी में से, मतलब नेफ्रॉन में से प्रेशर से निकले। तो जब आप प्रेशर से कोई चीज इस तरह से धकेलोगे तो छोटे छोटे पोर्स, गटर के पोर्स, दैट इज नेफ्रॉन में से निकल आएगा। यहां तक बात समझ में आती है? दिस इज ओनली फॉर किडनी स्टोन्स, नॉट फॉर योर पित्ते की पथरी। समझ गए? हाँ, तो अगली बार कोई ऐसा कर रहा है तो उसको कोई और बहाना ढूंढो, ये बहाना नहीं चलेगा। अब आगे चलते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर हो जाता है तो गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है। तब बच्चे पूछते हैं मैम आप तो कह रहे थे पहले इसमें स्टोर होगा, फिर जाके डिओडेनम में जाएगा, अब गॉल ब्लैडर स्टोन हो गई, अब तो हो गई पथरी, अब तो ये निकलवाए। डॉक्टर जानता कि फट जाएगा, तो डॉक्टर आपकी जान कैसे बचाता है? इसे निकाल देता है। तो आप में से जो डॉक्टर नहीं है उनको भी ये बात मालूम है कि मैम इसको निकालने की जरूरत है, पथरी निकाल देते हैं। पंगा ये कि अगर एक बार गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। फिर वो एज भी देखता है कि इस एज में हुई है तो फिर अब बार बार थोड़ी ऑपरेशन होगा, तो गॉल ब्लैडर ही निकाल देता है। दिक्कत कोई खास नहीं। तो फिर कौन सी दिक्कत सिर्फ ये कि आने वाले 1 साल तक इस पर्सन को बीज वाला खाना नहीं खाना है, जैसे कि बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, क्यूकम्बर हो गया, कीवी हो गया, जिसमें बीज है, ऐसे वाला खाना इसको अवॉइड करना है। ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे बॉडी डायरेक्ट कनेक्शन फिर लिवर के साथ बना लेगी। ठीक है? तो फिर उसके बाद ये 1 साल के बाद बीज वाला खाना खा सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि हमने तो पहले ही शुरू कर दिया, हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो वो उनकी मर्जी है। कई बार बॉडी रिएक्ट नहीं भी करती, लेकिन सीड्स को डिजेस्ट करने में दिक्कत आती है, अगर क्योंकि तब बहुत अनइक्वल क्वांटिटीज ऑफ बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन के लिए आगे आता है और ये सीड्स डिजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। यहां तक क्लियर है? गॉल ब्लैडर क्लियर हुआ, लिवर क्लियर हुआ। अब लिवर का मेन फंक्शन पे मैं आ रही हूं। तो लिवर के पास सिर्फ गॉल ब्लैडर के अलावा और लिवर क्या कर सकता है? आप लोग जो खाना खाते हो वो कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट है आप जो खाना खाते हो। ठीक है? और मेन खाना जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है? ये ग्लूकोज क्या करता है? ये ग्लूकोज जाता है आपके सेल्स में। सेल में लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज जैसे ही पहुंचता है, सब बच्चों को पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो रट्टा मारा था 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने। सेल के अंदर ये आपने जो खाना खाया, आपका खाना किसमें गया? सबसे पहले ब्लड में गया। ब्लड में जाने के बाद वो किसके पास पहुंचा? आपके, ये क्या है, बोला था आपने किसी को, किसी ने इन्फॉर्म करना था कि दिक्कत आ रही है। ये पिछली क्लास में भी आई है, बोर्ड पे पढ़ाते हो फिर? अच्छा, ठीक है। तो ये आपका आ गया कार्बोहाइड्रेट टूटा ग्लूकोज में, ग्लूकोज गया ब्लड के थ्रू सेल्स में। सेल के अंदर लोकेशन, कमरा नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को, C6H12O6 नाम के ग्लूकोज को, आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन भी मिल रही है, ऑक्सीजन की कैंची चलाई ग्लूकोज पे और निकला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये तो वेस्ट हो गया, लेकिन साथ में आपको मिली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ताकत, एनर्जी। वही एनर्जी जिससे आपका दिल धड़क रहा है, वही एनर्जी जिससे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, वही एनर्जी जिसके वजह से आप जिंदा हो, चल रहे हो, हिल रहे हो, डुल रहे हो, सिस्टम चालू है। तो सारा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ग्लूकोज के टूटने पर आता है। ग्लूकोज को किसने तोड़ा? ऑक्सीजन ने। ये सब कुछ कहां हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी कहां निकली एटीपी की? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये काम 24 घंटे दिन रात 24/7 365 डेज आपकी बॉडी में चलता रहता है बिना रुके। अब समझ लो आपने खाना नहीं खाया, समझो आपने खाना नहीं खाया, किसी वजह से नहीं खाया, फास्टिंग था, नाराज थे, कोई और रीजन था, ठीक है, और आपने खाना नहीं खाया, तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑलरेडी स्टोर्ड है लिवर में। लिवर में ग्लूकोज स्टोर्ड है लिवर में ग्लूकोज, ठीक है जी। अब लिवर में अगर ग्लूकोज स्टोर्ड है तो ये यूज नहीं करना, ये यूज करना है फॉर इमरजेंसी, जैसे फास्टिंग, व्रत वगैरह, या किसी वजह से आपने खाना नहीं खाया, या बीमारी, किसी वजह से खाना नहीं खाया, बीमार थे, नहीं खाया गया,
तो उस केस में लिवर जो है वो कहता है टेंशन ना लो, हमारे पास ग्लूकोज है, दिल को धड़कता रखो, ये बैटरी है, ये पावर बैंक है आपकी बॉडी का। ठीक है, मतलब अगर आपने नहीं खाया तो ये पावर बैंक कितने दिन तक चलेगा? एक फुल्ली हट्टे कट्टे बंदे में ये 40 दिन तक का इसका वैलिडिटी, 40 दिन आपको मरने नहीं देगा। बेहोश जरूर हो जाओगे और अजीब सा हो गया, गिर गए, लूट गए, कुछ दिख नहीं रहा है, ये सब हो रहा है, मगर मर नहीं रहे हो। तो आखिरी तक ये दिल को चालू पोजीशन में रखता है। अगर फिर भी नहीं खाया फिर बंदा खत्म हो जाता है। तो ये इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है 40 दिन। अब समझो आपने दोपहर को नहीं खाया तो शाम को खा लेना। अब 40 डेज का इसमें कैपेबिलिटी है, थोड़ी कि आज आप नाराज होकर सो गए हो कि आज मैंने खाना नहीं खाना और मैं नाराज हूं तो सुबह तक आप चल बस हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कल भी आप ठीक हो मत खाओ, तो 2-4 दिन का फास्टिंग भी अगर हो जाती तो कोई बात नहीं, बॉडी रिएक्ट जरूर करती है कि खाना खाएं, लेकिन लिवर चालू रखता है कि जब तक इसका दिमाग ठिकाने नहीं आता इसको जिंदा रखो। ठीक है जी, और जिंदा रखने में सांस और हार्ट ये दोनों चालू रखना है। बाकी सारी जो चीजें आपको रोकनी होंगी, जैसे आप चल फिर नहीं पा रहे हो, थक गए हो, लेटे हो, बोला नहीं जा रहा है, अब एनर्जी नहीं है, मुंह बंद करके सांस ले रहे हो, आप एनर्जी को बचा रहे हो, पावर सेविंग मोड पे चले गए आप। समझ गए आप? क्योंकि सिर्फ 2 ही चीजें अब चलना जरूरी है, वो है आपका हार्ट और आपके लंग्स। ये समझ में है? क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना है? पूछ लो। तो टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है ना इस बैच में, मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगा अभी बहुत टाइम है, एक चीज और करा दूंगी, ये चीज और करा, और ये देख रही हो तो पता ही नहीं चलता आपके साथ टाइम का। इतने प्यारे हो तुम लोग ऑनलाइन वाले। मेरे गॉल ब्लैडर नहीं है। अरे कौन है ये? कौन है भाई? कौन था ये? लाइट गई शायद, है ना? बंद हो गया स्क्रीन। बेटा हमारे यहाँ लाइट नहीं है, आपका तो गॉल ब्लैडर उड़ गया, क्या हुआ है? ये मुझे तो आता नहीं है। अब देखना जरा, किसी को आता है जोड़ना? तुम फिर से आ जाओ इधर, ये देखना क्या हुआ। अभी मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ ये लोग वही चीजें लिखते हैं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी वो हुआ। रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने रीड ही नहीं करना है। अब जरा अटेंटिव रहो। देखो ऑन हो गया, आपको आता है ना? पिछली बार भी आप ही करते थे, याद है? ये वही है, क्या बात है, टेक सेवी। अब वो लोग कहां गए ये भी देख देना, यही होंगे। लॉग आउट तो नहीं हुआ ना? क्या बात है, शाबाश, कर दे ऑन इसको। अच्छा अब अटेंटिव रहना। तो मैंने आपको क्या बताया कि लिवर इज एक्चुअली अ पावर बैंक। तो अब इस सारी स्टोरी में आपको क्या समझ में आया कि लिवर के 2 फंक्शंस है। पहला, इट रिलीजेस बाइल, सेकंड, इट स्टोर्स ग्लूकोज। इट स्टोर्स ग्लूकोज, ये स्टोरी समझा रही हूं इतनी देर से कि इट स्टोर्स ग्लूकोज फॉर इमरजेंसी। ठीक है, आज जो आपने नाश्ता किया वो बराबर बार के बार ही निकल रहा है, मिल रहा है आपको एनर्जी, उसका कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है जी। लेकिन फंसोगे कब? जब आपने नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं खाया, पेट में अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऑल वेल, सब कुछ ठीक ठाक क्यों चल रहा है? क्योंकि लिवर भरा पड़ा है उस एनर्जी से जो एक्स्ट्रा थी और आपके पास है। हाँ जी, बाइल क्या क्या किसका? लिवर का रिलीजेस बाइल जूस, और बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, ये वर्ड भी बताया था मैंने, यहीं कहीं लिखा था, ये रहा। स्टोर हो जाता है। अभी मैंने बताया ना कि 1 साल लग जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन जो है लिवर का बाइल डक्ट के साथ बन जाता है। फिर वो बीज वगैरह खाने में थोड़ी थोड़ी कुछ टाइम दिक्कत आती है, बिना गॉल ब्लैडर के भी पर्सन रह सकता है। गॉल ब्लैडर की पथरी किसी रीजन की वजह से नहीं होती, ये छोटे नए पैदा हुए बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है, और इसका कोई रीजन नहीं है। इसका रीजन सिर्फ नेचर की तरफ से मिसबिहेवियर ऑफ द गॉल ब्लैडर, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर किडनी की पथरी हुई है फिर इसमें आपका रोल है। मतलब ये कि आपने जो खाना जो आप खा रहे हो वो इम्प्योर है, साफ नहीं है। जो आप पानी पी रहे हो, मेन चीज है पानी, आप कौन सा पानी पी रहे हो, कहां से पी रहे हो। ठीक है, जो फ्लूइड्स आप पीते हो वो जो है वो फंसने लग जाता है। आपका जो किडनी है वो उस चाय के पोनी की तरह होती है जिसमें रोज आप उसे पत्ती पुन रहे हो और उसे साफ नहीं कर रहे हो। अब आपने ऐसे चाय पत्ती है इसके पोनी में पड़ी, आप इसको डस्टबिन में फेंकते हो, पोनी साफ करते हो, दोबारा चाय डालते हो। लेकिन ये नेचर का वो सीव है जो लगातार फिल्टर कर रहा है और इसी में गंदगी इकट्ठी हो रही है, इसी को पथरी बोलते हैं। इसीलिए आपने खाना साफ सुथरा खाना है और पानी भी साफ सुथरा।
क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि वो जो फिल्टर है वो कब खराब हो जाए। नहीं खुल रहा, अब क्या होगा? पता नहीं कहाँ छुपा रखते हैं क्रोम। कहाँ छुपा रखा है? ये तो रहा सामने। नहीं ये देखो एरो है ना, ये यहाँ पे रुक रहा है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ है, जा रहे हैं। आप इसको क्लिक करो पहले, ये देखो ये खुलेगा ही ऐसे ही चेंज। ये भी तो है। नहीं ये टैब खुला हुआ है बट क्रोम यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ कहीं लगा रखा है इन्होंने। चलो वैसे भी क्लास खत्म ही होने वाली है ना, छोड़ो आ जाओ। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक ये बात समझ में आई सभी को? तो उनको मेरी आवाज भी नहीं आ रही मतलब? तो ऑनलाइन वाले बच्चों आपको होप सो मेरी आवाज आ रही होगी और स्क्रीन भी दिख रहा होगा। आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, फिर थोड़ा सा ही लेक्चर रह गया, बाकी कल होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी को कुछ पूछेंगे? तो लिवर के कौन से दो फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज और दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यही था ना? अब सुनो मेन चीज, ग्लूकोज की जो स्टोरेज है वो इसके अंदर होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका मतलब ये कि एक ग्लूकोज C6H12O6 है ना, ये एक ही है ना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का C6H12O6। ये आप माइटोकॉन्ड्रिया से इसी को पहचानता, कहता और कुछ भेजा मैं तोड़ दूंगा उसको, यही तो मुझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को पहचानता है और वो ऐसे तोड़ता है। लेकिन सुनने वाली बात ये चीज है कि जब ये ग्लूकोज अब नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है, इसको लिवर में रखते हैं। हाँ, तो जब ये लिवर के पास जाता है तो लिवर इसे अकेले को स्टोर नहीं करता, कहता कि तुम लोग ऐसा करो 30-30 का ग्रुप बना लो। तो ये जो ग्लूकोज है ये 30 का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, 30 का ग्रुप बना लेते हैं कि तुम 30-30 एक साथ आते हैं। तो जब ये 30-30 एक साथ आते हैं तब इनका नाम ग्लूकोज नहीं ग्लाइकोजन बन जाता। अब आई समझ में? तो ग्लाइकोजन क्या पैकेट है, कितने कितने ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में, मैं कल की क्लास में पूछूंगी आपको। 30, ठीक है। तो लिवर में ग्लूकोज डालने से पहले आपको उस सारे ग्लूकोज के 30-30 का पूरा क्लासरूम रेडी करना है। एक बार वो 30 का ग्रुप रेडी हुआ, उसको डालो इसके अंदर, ब्लड ने भेज दिया ये रखो भाई, जो हमें चाहिए होगा हम आके ले जाएंगे। अब ये पर्सन बीमार हो गया, ये खा नहीं पाया, इसकी तबीयत खराब है, ये कोमा में, या कुछ भी एबीसीडी, तो ब्लड इसके पास आएगा, हाँ जी ले आओ जो उस दिन मैंने ग्लूकोज जमा करवाया था, देना जरा, इसके लिए चाहिए, इसने खाना नहीं खाया। तो अब जो लिवर जानता कि मैंने तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, अब क्या करना? तो ब्लड कहता मैं नहीं पहचानता, मैंने तुम्हें ग्लूकोज दिया था, मुझे वही चाहिए। तो लिवर क्या करता है, दोबारा इस ग्लाइकोजन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे दोबारा ग्लूकोज बना के ब्लड को देता है। इसका मतलब लिवर, ये क्वेश्चन बन गया आपका बहुत जबरदस्त, ये क्वेश्चन है कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ, तो आपका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अब ये आप कहीं पर भी पढ़ लो, कहीं पर भी, तो कोई नहीं आपको बताता कि ग्लाइकोजन में ग्लूकोज कितने। ये इस तरह का रीड करके किताबों में से पढ़ पढ़ के सब पढ़ा देंगे आपको, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वही ग्लाइकोजन जो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, टोटल 30 ग्लूकोज के यूनियन से बना है। ये भी नॉलेज आपको होनी, एक स्टेप ज्यादा पता होगा तो ही आप एमसीक्यूज को ब्यूटीफुली अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ आया? कुछ पूछना है आप तक? पूछ लो तो ठीक है। अब जो असली चीज जरूरी थी बतानी और सिलेबस की भी है, वो है कि आपको क्या नाम बताया था? अशमन, आप न्यू हो? क्या नाम है? आशीष। आशीष, आप वो चाय पीते हो? आशीष तो सोचा मैम कहीं ऑफर कर रहे हैं मेरे को, कहता नहीं, सॉरी है ना, इधर ही मजाक था, मुझे एक्चुअली कुछ याद नहीं रहा था। मैंने ऐसे किया तो सभी लड़कों के दिमाग में एक ही चीज आ गई, हाँ मैं अल्कोहल ही कह रही हूँ। ये जो अल्कोहल होता है ऑब्वियसली कार्बन कंपाउंड है, और अल्कोहल आपकी बॉडी में टूटने का ग्लूकोज बनाता है। जी हाँ, लेकिन जो आपने खाना खाया था उसमें भी ग्लूकोज ही बनाया था, और वो ये जो लिवर में जगह है ये अल्कोहल का ग्लूकोज डालने के लिए थोड़ी है। बट ब्लड तो भोला भाला है, वो कहता है मुझे नहीं पता, इसने कुछ पिया था उसमें ग्लूकोज था, मैंने लिवर में जाके पिया, अब ये रोटी खा रहा है, अब इसके ग्लूकोज के लिए आगे जगह नहीं, अब लिवर कहता है जगह जाओ, दबाओ यहाँ से। अब सीन ये है कि लिवर भर चुका है उस ग्लूकोज से जो आपने अल्कोहल में पिया।
अब लीवर कहता है मैं फूल लूं, ब्लड कहता है कि क्या करूं, चलो मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। लेकिन ये पर्सन और 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 फिर क्या, ब्लड यार लीवर भी भरा पड़ा है, मेरे पास भी जगह नहीं है, तो ब्लड को कोई सलाह देता है ऐसा करो, किडनी के पास नहीं है, एक दे किडनी एक बार फेंक देता है, 2 बार फेंक देती है, तुम रोज ही ग्लूकोज उठाते कहाँ से आ रही है, शराब हो सकते हैं, लीवर भी भरा पड़ा, तो तुम ब्लड हम भी फूल यार, तुम भी फूला, क्या करें, तो तुम देखो इसको। अब जब आपको यूरिन में ग्लूकोज नजर आ गया तो इसका मतलब ये पर्सन को हेवी डायबिटीज हो चुका है, शुगर इसके ब्लड में तैर रहा है। जब तक शुगर ब्लड में है, ब्लड में एक अमाउंट ऑफ शुगर होना चाहिए जिसकी वजह से आपके चेहरे पे नूर होता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, खुश और एनर्जेटिक, एक ब्लड लेवल होता है। लेकिन अगर वो एक्सीड हो जाए तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसे कहते हैं ब्लड शुगर। अगर आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराओगे ना, तो फुल बॉडी चेकअप में आपने एक चीज देखी होगी, उसमें होता है ब्लड शुगर एंड फास्टिंग, ठीक है। खाना खाने से पहले शुगर कितना था, खाना खाने के बाद आपके ब्लड में कितना शुगर, दैट इज ग्लूकोज हुआ है, तो इसी को फास्टिंग शुगर भी कहते हैं ना। खाली पेट आके ब्लड टेस्ट कराओ, क्योंकि उन्होंने ये चेक करना है कि असली लेवल क्या है आपके ब्लड शुगर। आप परोठे परोठे खा के आओगे तो तब तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ होगा, चाय पी के आओगे तब भी बढ़ा हुआ होगा, तभी कहते हैं खाली पेट अपना बॉडी टेस्ट कराना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप। अब ब्लड शुगर हाई, ब्लड शुगर हाई का मतलब क्या, इतना तो हमारा दिमाग काम कर गया, ब्लड में इतना शुगर, इसका मतलब लीवर फुल है। यूरिन में इतना शुगर आ रहा है, इसका मतलब ब्लड भी फुल है। ये पर्सन हैवीली डायबिटिक हो चुका है और अब ये दुखी है कि मुझे डायबिटीज है, इसलिए एक और शाम को दुख निकाल रहा है अपना। अब मेरी बात समझ में आई आपको? अब क्या कर रहे हो ये, आज मैं दुखी हूं। और ये देखो, मैं खुद एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और ये मेरे अपने खानदान में भी बहुत कॉमन ही है चीज। खुश हैं तो वो तकलीफ, सारे जगह तकलीफ, आदमी आदमी बैठे हैं, आज खुश है, सारे खुश हैं, सारे खुश हैं। आज क्या, वो आज मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है, और आज क्या, आज कुछ भी नहीं है वैसे। तो वो ये वाला हाल, वो था ना, एक आदमी बैठा होता है खाली बोतलें रखे, कुछ बड़ी बोतलें, खाली बोतलें, और वो उठा कहता है तेरे वजह से मेरी बीवी गई, बॉटल तोड़ देता है। दूसरा, तेरे वजह से मेरे बच्चे गए, अकेला रह गया, बॉटल तोड़ देता है। तो तीसरी भरी हुई आता है, कहता तू बेकसूर। तो वो वाला हाल है अल्कोहलिक पर्सन, तूने कुछ नहीं किया इसके वजह से। तो अल्कोहल जो है वो ये मुसीबत करता है। अल्कोहल एक एपिटाइजर है, एपिटाइजर, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कॉकटेल आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस को इंक्रीज करता है, आदमियों में खुशी की लहर। मैम ने अल्कोहल के फायदे बता दिए, ठीक है। तो वो जो एपिटाइजर का काम करता है, उससे भूख बढ़ती है। यही रीजन है कि वेस्टर्न कंट्रीज में कॉकटेल्स रखे जाते हैं, जो फीमेल्स के लिए भी होता है, छोटे बच्चों के लिए भी होता है, कि इसको थोड़ा थोड़ा फिर अच्छा खाना खाइए, ये डिनर की। फिर इस चीज को हमने कॉपी किया, हमने सिर्फ उनके कपड़े थोड़ी कॉपी करें, उनकी गाड़ियां थोड़ी कॉपी करें, उनके रोड्स थोड़ी कॉपी करें, हमने उनका ये भी कॉपी करते हैं कि कॉकटेल के जैसा हम भी रखेंगे शादी में, खाना खाने से पहले कॉकटेल तक कोने में। और वो जो कॉकटेल है वो भी इतना से इतना सा कॉकटेल लीजिए, और फिर उसके बाद एपिटाइजर का काम करेगा। अल्कोहल विल इंक्रीज योर गैस्ट्रिक जूसेस एंड यू विल हैव गुड फूड एंड इट विल बी डाइजेस्टेड बेटर। लेकिन यहां पर तो पेट ही कॉकटेल से भर लेते हैं, खाने के लिए तो जगह नहीं, और रोटी कौन खाता है। और यही हाल है यहाँ पे, आप 36 पकवान लगा दो और कॉकटेल नहीं है, गरीबों की पड़ी। और आप चाहे खाने में कुछ भी, खाली मूंगी मसले की दाल और सूखी रोटी भी रख दो, और कॉकटेल जबरदस्त किया घर जाके बंदे ने, फिर आप ये इतना कॉमनली देख लिया मैंने इतने सालों में कि इस चीज के लिए इतना क्रेविंग है लोगों को। और ये इसके फायदे बता दिए मैंने आपको। यस, इट इज गुड, इट इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर, इट्स गुड, बट इफ यू आर ऑलरेडी अ बीपी पेशेंट देन व्हाई डू यू वांट टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो ये सेफ नहीं है। लिवर उसी ग्लूकोज को सेव कर देता है बॉडी के अंदर, और फिर खाए हुए रोटी के ग्लूकोज को वो नहीं पचा पाता, संभाल पाता। तो इसका एक ही इलाज है, ग्लूकोज की एंट्री करो और जो अंदर है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करवा के स्टेबल करो। ये डायबिटिक पेशेंट्स को इन्हीं चीजों का ध्यान। यहाँ तक भी समझ में आ गया सभी को? मेरे बाद में क्लास है इसके बाद, आज फिर छुट्टी, तो 2 घंटे क्या करोगे? अच्छा, घर दूर दूर है सबके हैं ऐसे, ये यही होते हैं आप लोग, यही होता है। अच्छा, खाना वाना खाओ भाई, ठीक है ना, अपना
पेट वेट ठीक रखो, ये ना हो तुम भूखे बैठे हो यहाँ पे, ऐसे मत करो। अभी इतना कुछ मैंने ज्ञान बांटा है तुमको, पेट खाली मत रखना पढ़ने से पहले। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म कर दे थोड़ा सा और 5-7 मिनट और फिर इसको निपटा देते हैं ताकि हम कल कुछ नया स्टार्ट कर सके। तो लिवर का रोल भी समझ में आ गया, गॉल ब्लैडर का रोल भी समझ में आ गया। लिवर और गॉल ब्लैडर के बाद ये ड्यूडेनम की हमने बात की थी। अब ड्यूडेनम ने एंट्री करनी है अंदर के 6 से 7 मीटर लंबा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आई है? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आई होप आपको ठीक से नजर आ रहा होगा। कोई डाउट हुआ तो अगली क्लास में पूछ लेना, 5 मिनट का लेक्चर और है, ठीक है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया, यहाँ पे आपका पैंक्रियास था। फिलहाल सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाने का नाम अभी काइल ही है। आप में से कितने बच्चों को ये बात याद थी या पता था कि ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले 5 मीटर्स हैं और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी 3 से 4 मीटर। तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स बन गए। ड्यूडेनम जिसने 2 चीजों को रिसीव किया, उसके बाद आपका जेजुनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फिर अगला पार्ट था, कॉइल्ड पार्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इलियम पार्ट। It is to be noted within 5 minutes I'll be telling this to you that small intestine is actually not responsible for digestion. digestion का काम स्टमक कर चुका है, लिवर अपना काम कर चुका है, गॉल ब्लैडर अपना काम कर चुका है, सैलिवरी अमाइलेज ने तो पहले ही अपना काम कर दिया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कुछ होगा तो वो है अब्जॉर्प्शन। अगर कुछ होगा तो वो है अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है? जो कुछ भी आपने खाया उसमें से काम की चीजों को ब्लड को ऑफर करना है। कैसे? यहां ध्यान देना, स्मॉल इंटेस्टाइन का कटा हुआ पार्ट आपको शो कर रही हूं। समझो ये आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में से ऐसे काट के इसे चेक किया तो इस तरह का कुछ देखने को मिला। स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों की तरफ इस तरह से छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरे इंटेस्टाइन के अंदर भर भर के भरा हुआ, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाई। ठीक है, एक विलाई को अगर मैं खोलूं तो उसके अंदर 2 ट्यूब्स होते हैं, एक जा रहा है आपके ब्लड की तरफ और ये दूसरा ट्यूब जा रहा है आपके लिम्फ की तरफ। लिम्फ आपकी बॉडी का एक फ्लूइड है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ब्लड, लेकिन ब्लड रेड कलर का है, लिम्फ जो है वो पेल येलो कलर का है। ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट एंड ब्लड में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। फिलहाल आप इतना नाम समझ लो। अब आपने जो ग्लूकोज खाया, खाना खाया, विटामिन खाया, प्रोटीन खाया, जो भी आपके डाइट में थाली में था, उसमें जो काम की चीजें थी उनके मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल छोटा छोटा करके इसके अंदर से एंट्री करा के ब्लड को दे दो। और जो फैट्स है, सिर्फ चर्बी, ओनली फैट्स, फैट्स का रास्ता चेंज कर दो प्लीज। फैट्स जो है वो लिम्फ में एंट्री करेगा, बाकी चर्बी के अलावा आपकी थाली में जो कुछ भी था वो इसके अंदर एंट्री होगा, ब्लड के अंदर। तो लिम्फ फैट को ट्रांसपोर्ट करेगा, बाकी जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, छोटे छोटे चीजें वो इसके अंदर एंटर कर जाएंगी ब्लड वाले एरिया में। एक विलाय खोल के दिखाया, करोड़ों है इस तरह के, करोड़ों। और जब आपका खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरे 8 मीटर ट्यूब के अंदर घूमता है धीरे 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 धीरे, तो एक एक करके इसमें से और अच्छी तरह से उसको सक कर देते हैं, उसमें से सारा का सारा काम की चीजों को अब्सॉर्ब करके ब्लड को देते जाओ। सेलुलोज को छोड़ दो, ये नहीं चाहिए हमें, ये फेंक दो, इसको हम हजम नहीं कर सकते, चलो चलने दो आगे। तो जो कुछ भी आप खाते हो उसमें से सारी काम की चीजें अब्सॉर्ब किसमें होंगी? वो होंगी अब्सॉर्ब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन? विलाय। विलाय क्या करता है? 2 जगह पे सप्लाई करता है, एक ब्लड को और एक लिम्फ को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 7 मीटर से गुजरने के बाद जो खाना बच जाता है वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको रोल समझ में आ गया। ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखो जी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब एंट्री होती है, ठीक है जी। अब यहां पर आके ये एक्सक्रीटा बनेगा, ठीक है जी। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है एनस की तरफ। ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके 3 हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। एक ऊपर की तरफ जाने वाला लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ जाने वाला लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा असेंडिंग कोलोन, इंग्लिश आती है सभी को। असेंडिंग मींस ऊपर को जाता है। ये आ गया डिसेंडिंग कोलोन, तो जो लेटा हुआ है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन, द असेंडिंग कोलोन, द डिसेंडिंग कोलोन, लेटा हुआ ट्रांसवर्स कोलोन। खाने में से सब कुछ अब्सॉर्ब हो गया, कुछ नहीं बचा। अब यहां पर जो एडी मारेगा ये इसकी सिर्फ पॉटी बननी है, अब कुछ नहीं बचा सिवाय एक चीज के, और वो बचा पानी।
अब जो पानी है जो इतना ज्यादा लिक्विड आया ना, अभी इसको पॉटी के रूप में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको हार्ड पेस्ट बनाना है। लेकिन तो उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन की दोनों दीवारों के दोनों तरफ आपको छोटे छोटे सेल्स देखने को मिलेंगे दोनों तरफ, और इन सेल्स का नाम है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का काम है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना पहुंचा है उसमें से पानी को चूस कर बचे हुए चीज को सेमी सॉलिड पेस्ट बना देना है, क्ले की तरह, जो फीकल मैटर या एक्सक्रीटा बनके एनस से बाहर हो जाएगा। तो ये जो गॉबलेट सेल्स है इसका एक ही रोल है, अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मेक्स द एक्सक्रीटा लाइक अ पेस्ट। समझ में आ गई सभी को? समझ में आ गई? गॉबलेट सेल का फंक्शन समझ में आया? गॉबलेट सेल्स का काम है, जाते जाते बस एक दो लाइनें और सुन लो, गॉबलेट सेल्स का काम वाटर अब्जॉर्प्शन है। अपेंडिक्स की बात मैं कल आते ही करूंगी, कल ये चैप्टर एकदम एंडिंग पे आ जाएगा, और साथ के साथ ही मैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब लंग्स पढ़ाऊंगी, जो कि इस चैप्टर से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। तो छुट्टी मत लेना, प्रेजेंट रहना, अच्छी तरह प्रॉपरली ह्यूमन वाला क्लास अटेंड करो। सबसे इंटरेस्टिंग और हैवी जो वेटेज है वो इसी यूनिट की है आपके बायो में। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट में से। फिलहाल आपको जाते जाते बता दूं कि गॉबलेट सेल्स का काम है पानी को ऑब्जॉर्ब करना। समझ लो आपको बहुत जोर से टॉयलेट आई और आप नहीं गए, रीजन कोई भी हो सकता है गाड़ी नहीं रुकी, हो सकता है मैम ने बाहर नहीं जाने दिया, हो सकता है आप मैच देख रहे थे और आपको था मैं लास्ट ओवर देख के जाऊंगा, या ऐसा कुछ भी, कोई ऐसा रीजन जिसके वजह से आप नहीं गए, ठीक है जी। तो गॉबलेट सेल्स को तो नहीं पता ना कि आप क्यों नहीं गए। अब प्रेशर आया, ब्रेन ने मैसेज दिया, हाँ जी करो फटाफट इसको एम्प्टी करो, वैकेट करो बॉवल को, और वो आप नहीं गए, तो गॉबलेट सेल्स को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है। और गॉबलेट सेल्स का काम है थोड़ी देर बाद आना है अब्जॉर्ब करना है, थोड़ी देर बाद आना पानी अब्जॉर्ब करना, थोड़ी देर, अब उन्हें पता ही नहीं है कि तो पहले वाली पोटी पड़ी हुई है तो गया ही नहीं, तो वो जो पहले वाला एक्सक्रीटा पड़ा हुआ है गॉबलेट सेल्स उसमें से दोबारा पानी अब्जॉर्ब कर देते हैं। एक बार तो कर चुका थे, अब सेकंड टाइम कर लिया, अब एक्सक्रीटा हो जाएगा हार्ड। अब अगर इसके बाद भी आप नहीं गए तो फिर आपको ही पता है कि आप इसको सामान को कैसे बाहर निकालने वाले, क्योंकि इसे कब्ज बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी में पानी आपने पहले ही कम पिया था और आप नहीं जा रहे हो तो गॉबलेट सेल्स बार बार उसी पेस्ट में से और पानी अब्सॉर्ब करके उसे हार्ड एंड ड्राई कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो एनस में से फीकल मैटर को निकलने में बहुत दिक्कत आएगी, आपको तो आएगी, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ही। आपको मालूम है कि अगर आप कुछ भी करो और आ ही नहीं रही है तो इसी रास्ते से पाइप डाल के एनीमा करके फीकल मैटर निकाला जाता है। इसीलिए हाजमोला खाओ, पत्ते वाली सब्जी खाओ, चलो फिरो, सैर करो, खाना खा लो, कॉन्स्टिपेट मत होइए, क्योंकि असली बात पे तो मैं अब आ रही हूं जाते जाते। रेक्टम के आसपास मसल्स है, आप जब जोर लगाते हो तो क्या होता है, रेक्टम के आसपास के मसल्स को बहुत तकलीफ होती है कि आराम से क्यों नहीं आ रहा, कहते हैं तो गया ही नहीं था, तो 3 बार तो गॉबलेट सेल्स ने पानी अब्सॉर्ब करे तो हार्ड पत्थर हो गया। अब जैसे ये निकलने की कोशिश होगी तो आसपास के सेल्स को बहुत ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा और वो छील जाए। जब वो छील जाते हैं तो वहां से ब्लड आता है, जब ब्लड आता है तो ब्लड एक्सक्रीटा के साथ आएगा, और अब इस पर्सन को हो गया बवासीर। समझ आ गई? बसों के पीछे लिखो बिना टांका बिना सर्जरी बवासीर का ऑपरेशन करवाओ। मैं बता देती हूँ वो क्या है बिना टांका। वो कहते हैं दवाइयाँ लो, इतने टैबलेट्स जो है एनस के अंदर रख देते हैं, आपको मजाक सूझ रहा है, और मैं आपको बताऊं क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कट लग जाए तो स्टिचेस लगा देते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह शाम आपको वो जो कैस्टर ऑयल नहीं होता, कैस्ट्रॉल नहीं, वो गाड़ी का है कैस्टर ऑयल, वो आपको रोज खाना खाने के साथ 1-1 चम्मच तेल पीना होता है ताकि ये चीज ना हो पाइल्स वाले पेशेंट। याद रखना, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू पाइल्स, और पाइल्स कैन बिकम जानलेवा। अगर यहाँ से इतनी ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होती रही तो इस पर्सन को ब्लड लॉस हो जाएगा और इसकी डेथ भी हो सकती है।